कैसे कहूँ मैं, एक जैसे एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट फॉर समथिंग। नहीं, सर ठीक है। फॉर्मेट। सर Format. हाँ, काफी हद तक सर यस। सर एक्चुअल डॉक्यूमेंट, सब कोई एक्चुअल डॉक्यूमेंट बनाने से पहले उसका एक प्रिलिमिनरी एक रफ वर्जन तैयार किया जाता है, उसको सर कह सकते हैं प्रारूप। ठीक है, काफी हद तक। और कोई, किसी और को कुछ इसमें घटाना बढ़ाना हो? प्रारूप क्या है? भाषा को समझना एक अच्छे लॉयर के लिए, यू आर ऑल डूइंग लॉ पॉसिबली, और कोई लॉ फाइनल ईयर में होगा या फर्स्ट ईयर में होगा, सेमेस्टर में होगा। Can we say prototype? हाँ, यू कैन। ऑल राइट, म्यूट ऑल ऑफ यू। सिंपल सी बात समझिए, ड्राफ्टिंग का एक वर्ड जैसे इन्होंने बताया शायद मिस्टर गुप्ता जी ने, ड्राफ्टिंग मींस प्रारूप। प्रारूप दो चीजों से मिलकर बना है, प्रा और रूप। रूप इज द फॉर्म। किसी हर चीज, एवरीथिंग हैज ए फॉर्म इन इटसेल्फ। कोई चीज कैसी होगी, कैसी दिखनी चाहिए, उसकी टांग कहाँ होगी, उसकी आंख कहाँ होगी, उसके हाथ कहाँ होंगे, व्हाट एग्जैक्टली इट विल हैव ए फिजिकल लुक, कैसी ये दिखनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट, प्रारूप। और to make that draft is drafting prarupan. And what is a document then? Anybody? डॉक्यूमेंट की हिंदी, शुद्ध हिंदी में, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में नहीं जाऊंगा। डॉक्यूमेंट मींस आलेख। लेख तो पता है ना, लेखना, राइट? क्योंकि जब हम जाएंगे आगे ड्राफ्टिंग में, देन वी हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग डीड। 3 words will be there. Drafting is the basic thing. We are going to draft something that may be a document or that may be a deed. Then we have to know what is a document, what is a deed, what is the basic difference between these two, and how we will differentiate when we will use them, right? So you have heard the word लेख। लेख मतलब लेखनी, किसी चीज को लिखना, ठीक है? तो किसी चीज को भी लिखना, और उसमें एक वर्ड जोड़ दो, आलेख। लिखना तो चिट्ठी भी हो सकती है, कैरिकेचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जब कुछ लिखा जाएगा किसी भी रूप में, उसका कुछ मतलब निकालने के लिए, तो वो आलेख होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डॉक्यूमेंट। कहां डिफाइन है डॉक्यूमेंट, कोई बता देगा? पढ़े होंगे बहुत सारे, एक्ट वैक्ट पढ़े हैं सारे। एनीबडी? चलिए, ब्रह्मा जी, इफ यू कैन हियर मी, सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट दिखाएं, शेयर कीजिए। मैं पूरी परिभाषा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा ना, आपको पढ़ाने की जरूरत है, यू ऑल नो। सिर्फ रेफरेंस के लिए, ब्रह्मा जी थैंक यू, इसे हटा दीजिए। सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन व्हेन वी से दैट समथिंग इज ए डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन डिफाइंड इन द एविडेंस एक्ट। एविडेंस की हिंदी क्या होती है, कोई बताए? सबूत। सबूत। हिंदी नहीं होती, उर्दू होता है। हिंदी पूछी मैंने, उर्दू नहीं, लैंग्वेज। साक्ष्य, राइट? साक्ष्य जिसे हम कहते हैं। और जब आप जाते हो तो जो एविडेंस देने वाला है उसको हम साक्षी कहते हैं, जिसे विटनेस कहा जाता है, राइट? जिसे उर्दू में गवाह कहते हैं। पिक्चर तो देखते होगे ना, बचपन दिखते हैं गवाह, पुरानी फिल्मों में इस तरह दिखाते हैं, गवाह और सबूतों के मद्देनजर आपको फलानी फलानी सजा सुनाई जाती है, राइट? सो बेसिकली सबसे पहली चीज, वी जस्ट गॉट टू नो कि डॉक्यूमेंट क्या है। अपने आप में एक लेख है, एक ऐसा लेख जिसका अपना एक प्रारूप होता है। अब उसके बाद डीड क्या है, कोई बताएगा डीड की हिंदी? एनीबडी बताइए। सर दस्तावेज। दस्तावेज तो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट की उर्दू, आलेख की ही उर्दू वो है। कैसे पता? चलिए, एक और बात मुझे बताइए, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड और आएगा बार बार आपकी ड्राफ्टिंग के साथ, कन्वीनियंस। वो क्या है, किसी को पता है? अभी क्योंकि हमारे पास 2 घंटे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक खाका खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहानी की तरह चीजें याद रहें। लेक्चर तो यूजुअली रोज आप क्लासेस में पढ़ते ही होंगे, जहां आपको सेक्शंस पढ़ाए जाते हैं, जहां आपको रिलेटेड जजमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, और पढ़ के आप सीधे अपने घर आ जाते हैं, और उसके बाद एग्जाम में लिख के आते हैं, पास भी हो जाते हैं 6 नंबरों से। यहाँ हमारा
जो सर उद्देश्य है कन्वीनियंस की कन्वीनियंस की स्पेलिंग। हाँ सर, हैं? विश्वास विश्वास विश्वास, चलिए छोटी बात भरोसा। बताइए। नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम आस्किंग अबाउट कन्वीनियंस वर्ड इन लीगल टर्मिनोलॉजी। चलिए छोड़िए, किसे कहते हैं ना कि एक वर्ड सुना है वाहन, वहां में उसके कन्वीनियंस की लीगल टर्मिनोलॉजी बाद में जाऊंगा। वाहन, वाहन का क्या काम है? एक जगह से आप बैठिए उसमें और दूसरी जगह पहुंच जाइए, राइट। तो कन्वीनियंस होती है एक हस्तांतरण पत्र। जब कभी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ हस्तांतरित करेगा, हस्तांतरित मीन्स ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा? निश्चित तौर पर किसी ना किसी प्रकार का कोई हक, क्योंकि हम कानून की परिभाषा में बात कर रहे हैं। और हक क्या होता है? राइट। किस प्रकार का हो सकता है? संपत्ति का। संपत्ति कैसी हो सकती है? मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। सो हम फिर से वापस रिपीट जाएंगे। हमने स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट से हमारे डीड पे, डीड के साथ हमने कन्वीनियंस की बात की, आलेख की बात की, एक सिंपल एक रिटिन, कोई भी चीज एक रिटिन, एक चिट्ठी भी किसी ने लिख दी, ठीक, कोई कैरिकेचर बना दिया, कोई नक्शा बना दिया, दैट इज ऑल डॉक्यूमेंट। उसके बाद डीड पे जब हम गए तो डीड भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको, राइट। बट व्हाट इज द डिफरेंस? हर डॉक्यूमेंट डीड नहीं हो सकता, लेकिन हर डीड एक डॉक्यूमेंट होगी। मीनिंग देयर बाय डीड इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच समवन ट्रांसफर्स समथिंग टू अदर वन। ट्रांसफर का मतलब लिटरल ट्रांसफर नहीं है, किसी भी प्रकार के किसी हक को इधर से उधर जाना, कोई भी राइट क्रिएट करना अपने आप में किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा। जब राइट क्रिएशन होगा तो वो डीड बन जाएगी, ठीक है। कोई उदाहरण दे सकता है किसी प्रकार का? सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एब्सोल्युटली ट्रांसफर। एक जगह से एक पर्सन से दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम बताइए, कोई भी डॉक्यूमेंट। गिफ्ट डीड हो गई, विल हो गई, सेल डीड हो गई, रेलिंक्विशमेंट डीड हो गई, एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, हम ये तो पहला स्टेप था हमारा, जहां हमने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि व्हाट एक्चुअली डू वी मीन बाय ए डॉक्यूमेंट और डीड। आलेख वाली, हाँ, डीड की हिंदी में बताना भूल गया, उस वो होती है विलेख। क्या होती है? इस विलेख, ठीक। तो लेखन इसमें भी आवश्यक है, लेकिन इसमें एक जगह से दूसरी जगह तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक हक से दूसरे हक तक ट्रांसफर होने की बात है। whenever a document is created in such a nature that some right is transferred in any form, लीज डीड बनती है, जरूरी नहीं प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चला जाए। रेंट एग्रीमेंट बनता है, वहां भी क्या अधिकार जाता है? रहने का, कि हाँ भाई हम आपको रहने देंगे, इतने रुपए आप हमें दोगे हर महीने, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें अब तक यहाँ कोई कंफ्यूजन किसी चीज को लेके? नहीं, नो सर, नो सर। चलिए, अब मुझे बताइए कि ये जो डीड, ड्राफ्टिंग, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, इनके दिमाग, आप अपने दिमाग से कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो आपकी नजर में है, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो इनसे आपको रिलेटेड लगते हैं? दिमाग लगा के बताइए, जो जनरल आपने पढ़े हैं, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की बात नहीं होती। The Contract Act, इंडियन Very good. पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, Specific Relief Act. देखिए पहला जवाब सही था। जहां तक दूसरे दोस्त का सवाल है, वो अपने आप में स्पेसिफिकेशंस के राइट क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो वो बना की वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात की आपने। अच्छा, कोई ये सब पढ़ते हो आप लोग रिसेंट में, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किस किस ने पढ़ा हुआ है? जरा कोई एक आधा आदमी हाथ उठा दे, जो दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पे। किसने पढ़ा हुआ है? नहीं, चलो कोई बात, मैं उससे आगे सवाल पूछता हूँ, फिर वापस आ जाते हैं। तो हमने सबसे बेसिक जो है, कोई क्या है, कौन सा विधान है हमारे हिंदुस्तान का, है हमारे देश का सबसे बेसिक विधान क्या है? बताइए। Constitution, संविधान। एब्सोल्युटली। कोई मुझे बता देगा संविधान और विधान में क्या फर्क होता है? आधी लाइन में। हम उसे संविधान क्यों कहते हैं और बाकी सबको विधान क्यों कहते हैं? So because Constitution is the supreme
law over the other laws. It's the main thing to which we rely. हाँ, एक बात और, पॉसिबली जो अभी तक का शेड्यूल है, कल तो पता नहीं किसी ने देखा भूकंप आ जाए, लेकिन अभी का शेड्यूल ये है कि हम आपके लेक्चर कल भी एक लेंगे, दैट विल बी इन रिगार्ड टू द प्लीडिंग्स और ड्राफ्टिंग रिलेटेड स्पेसिफिकली टू द सिविल लॉ, मतलब जहां पर आप मुकदमेबाजी करेंगे, ठीक है। तो जो मैं पूछता जा रहा हूं उसको कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक पेपर और पेन है तो उसे नोट करते जाओ। इस सवाल का जवाब आज ढूंढना अपने आप, और कल शायद मैं वापस पूछूं, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, तो उसको तैयार रहना, अगर ढूंढ सको तो एक होमवर्क हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। तो एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है कि भाई विधान और संविधान में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैट्यूट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द लेजिस्लेचर, उसी के ऊपर ही लेजिस्लेचर पूरा बेस्ड है। So the statute derives its powers from the constitution. ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, मैंने डिफरेंस पूछा, बेसिक बात पूछी, बहुत सबसे बेसिक बात ढूंढनी है आपको। सर ये सारे स्टैट्यूट्स मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनता है सर। ये किसने कहा? सर कॉन्स्टिट्यूशन, सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारे स्टैट्यूट्स लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो सुप्रीम लॉ है हमारा। ये कहाँ आपने, कहाँ से आपने, हाउ डिड यू ड्राइव सर आपने बेसिक डिफरेंस पूछा तो मैंने आपको विधान और संविधान के इसमें बेसिक डिफरेंस बता दिया सर। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि संविधान अगर बन गया तो जरूरी है विधान बनाना, या कहीं जहां संविधान नहीं होता वहां विधान नहीं होते? आर यू ट्राइंग टू से दैट? नो सर, शायद आप जो विधान बनते हैं वो संविधान के प्रिंसिपल्स के ऊपर बनते हैं। नहीं, सारी बातें गलत कोई भी नहीं कह रहा है, लेकिन जवाब इनमें से कोई भी नहीं। सो व्हेन यू विल गो बैक होम यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द वन लाइनर डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूट। सर, एक आइडिया, हाँ sir, legislation basically deals with the law, and constitution deals with the law as well as it deals with its principles also. जस्ट हाँ विपिन क्या करोगे? हाँ, क्या जवाब था, दोबारा बोलें, क्या कह रहे थे? Sir, legislation deals with the law, and constitution deals with the law as well as with its principles. नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझने की कोशिश करो बेसिक। Basically, sir, if I may. Yeah, please. Sir, basically, sir, when we talk about constitution, sir, constitution is the rule of law on the basis on which all the statutes are based by. I mean, constitution set the rules and define the boundaries जिसके accordingly statutes बनाए जाते हैं। काफी हद तक ठीक है, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि जहां संविधान नहीं होता वहां विधान नहीं होते, क्योंकि अगर सिर्फ संविधान की बाउंड्रीज के हिसाब से विधान बनते हैं तो क्या ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती, ऐसी कोई टेरिटरी नहीं हो सकती, ऐसा कोई स्टेट नहीं हो सकता, ऐसा कोई नेशन नहीं हो सकता जहां संविधान ना हो फिर विधान हो? सर संविधान तो होगा ही, आई मीन वेदर रिटन और अनरिटन, बट संविधान के कुछ बेसिस तो होते ही हैं हर जगह। अब वो डिपेंड करता है कि उसको क्या बोला जाता है वहां पर, बट संविधान थोड़ा बहुत तो होता ही है हर हाँ, हम थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। ऑल राइट, सो ऑल विल गो टू होम, विल हैव ए बेसिक आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए, संविधान की हम बात कर रहे थे, तो कहाँ संविधान भी एक ऐसी चीज है, जैसे आपने बताया बहुत सारे एक्ट्स के बारे में सब लोगों ने बात करी, तो आप लोगों ने किसी ने बात नहीं करी, जैसे जब हमारे पास कोई भी एक्ट होता है, हम एक्ट से पहले पीछे आते हैं, हम बात कर रहे थे किसकी, जो कौन से एक्ट से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा 2-3 एक्ट और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक है रजिस्ट्रेशन एक्ट। सुना है किसी अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट? Yes. रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट सुना है किसी ने? क्योंकि क्या होगा, वेन एवर वी विल हैव ए डॉक्यूमेंट इन आवर हैंड, देन there will be specification in respect to those particular documents, how those documents may or may not be used before the court of law for any purpose or all purposes. So whether they are required to be registered or not, it will be decided only thereafter, right? उससे पहले हमने संविधान की बात की, तो संविधान में कहाँ एग्रीमेंट्स वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंटली दिया गया है, क्योंकि डेट डॉक्यूमेंट के अपने आप में एक किसी ना किसी प्रकार का डीड बनने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्यों? एनीबॉडी? डीड और डॉक्यूमेंट के डिफरेंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत बोरिंग लेक्चर दे रहा हूं, मुझे लग रहा है 2 घंटे Sir, लगने। can you please repeat your question? हाँ सर, क्वेश्चन को रिपीट Can कर you दीजिए। repeat the question? यस,
क्वेश्चन मेरा बड़ा मोटा सा था कि हम डीड और डॉक्यूमेंट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, डीड बनने के लिए, डॉक्यूमेंट से डीड तक पहुंचने के लिए एक एग्रीमेंट की होने की आवश्यकता है, राइट? क्यों? सर डीड एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। यस। अब उसके बाद, उससे पहले मैंने एक लाइन यूज की कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ एग्रीमेंट्स के बारे में बात करता है, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बाकी संविधान और विधान में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टैट्यूट. So when we were not having a constitution, we were not free before 1957, though we were having a governance act that was called Government of India Act 1935. When we got our constitution, we need to protect, or we were in a need to protect the earlier executed agreements, treaties and other things. तो वो कहाँ पर है आर्टिकल? ब्रह्मा जी, can you please show me article 299? और नीचे होगा, यस। सो 299 को बाकी अपने घर पढ़ लेना। मेन मुद्दा यह है कि 299 का जिक्र हमने क्यों किया। जब कभी भी कोई देश आजाद होता है, आजाद इन द सेंस कि अपनी गवर्नेंस खुद चला सकता है, हटा दीजिए प्रभा जी, मैं पढ़ दूंगा वैसे ही। थैंक यू। अब व्हाट डू यू मीन व्हाई वी आर यूजिंग आर्टिकल 299 इन आवर लेक्चर? इसके लिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी देश आजाद हुआ, राइट, कहीं से भी आगे बढ़ा, तो उससे पहले भी कोई ना कोई घटना घटित हो सकती है। उससे पहले भी कहीं ना किसी प्रकार के एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, ये सब उसके द्वारा किए गए हो सकते हैं। उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जहां कहीं भी लिखित संविधान बने, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या और कोई कंट्री हो, या इवन अमेरिका हो, कोई भी, जो हम सारे कॉमनवेल्थ कंट्री, जो ब्रिटिशर्स की हम कॉलोनीज थे, कहीं भी सब लोगों ने एक यूजुअल एस्पेक्ट के तौर पर एक आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उससे पहले जितने भी हम आजाद होने से पहले किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हमने किया हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अगर कोई क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है या बोरिंग है, तो हम वी कैन चेंज इट। पता चलता रहना चाहिए कि इंटरेक्शन में वी आर गोइंग राइट और नॉट। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है मेरे को, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है। ठीक है। सो हेलो, सुन सकते हो आप लोग मुझे? यस सर। यस सर सुन रहे। राइट। सो डीड और डॉक्यूमेंट की जब मैं बात कर रहा था, या कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, या बात कर रहे थे उन सारे एक्ट्स के रेस्पेक्ट में जो कि हमारे लिए आवश्यक होंगे, जो बेसिक थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, स्टाम्प एक्ट हो, या बेसिक पेरिफेरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसके बाद हमें एक चीज जो जाननी होगी, थर्ड एस्पेक्ट, उससे मैं वापस सेकंड एस्पेक्ट पे आऊंगा, कि हमारे लिए किसी भी एग्रीमेंट, डीड या डॉक्यूमेंट, सबसे नीचे क्या है? डॉक्यूमेंट, उससे ऊपर कोई एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट से जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो डीड के रूप में आ जाएगा। उनके बेसिक कंटेंट्स क्या होंगे? वही होंगे जो किसी न किसी प्रकार के किसी कॉन्ट्रैक्ट के होंगे। अब यहां मन में एक सवाल उठ सकता है कि भाई गिफ्ट डीड भी तो होती है, उसमें क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? एनीबॉडी? नहीं। आए ना में जवाब दीजिए भाई, कोई गिफ्ट डीड है क्या? वो अपने आप में एक एग्रीमेंट है? सर अगर हम एक्सेप्ट करें तो फिर एग्रीमेंट है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? लाइक मैं किसी को गिफ्ट दे रही हूँ जिसके लिए बना हुआ है डीड सर, एंड इफ ही इज एक्सेप्टिंग द डीड तो फिर तो एग्रीमेंट है। कहाँ लिखा है उसमें कि एक्सेप्टेंस आवश्यक है? कैसे एक्सेप्टेंस आवश्यक है? किस रूप में? अच्छा, इसमें से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को होंगे, उन्होंने किसी ने कहीं आपके कोर्स में कहीं गिफ्ट डीड विल ये सब आए हैं? ये चीजें नहीं आई तो मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल एरिया थोड़ा सा आपसे दूर है। चलिए उससे पहले थोड़ा आते हैं हम अभी बेसिक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ यू? No sir, they are mixed first year, third year, fifth year, fourth year, they are mixed sir. Okay.
सो 5th ईयर का शायद कोई है नहीं, या है तो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आइदर ही इज गेटिंग बोर और ही इज नॉट कॉन्फिडेंट एनफ कि भाई कुछ बोले ना बोले। चलिए खैर अब ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा पीछे बेसिक की तरफ वापस आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है। हम अब डी ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, हम अपने बेसिक पे आते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब हमारा क्या था, प्रारूपण, यानी उसे एक फॉर्मेट देना, उसकी एक शक्ल तैयार करना। शक्ल तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आवश्यकता होगी कुछ लिखने की, राइट। और जब वो कुछ लिख लिया तो उसको किसी न किसी दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में वो होना चाहिए। तो उसके लिए दूसरी चीज क्या आवश्यक होगी, पार्टीज की, राइट, पक्षकार की। अब उन पक्षकारों के बाद हमें क्या आवश्यकता होगी, कुछ कहने की और कुछ सुनने की। कहने सुनने का मतलब ये नहीं कहानियां कहना सुनना है। कहने सुनने का मतलब है कि एक आदमी कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, जब हम बात की कॉन्ट्रैक्ट की, दूसरा कहेगा हाँ जी कर दो, इसके बदले मैं आपको ये दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन गोज टू द अनदर पर्सन बी and offers him to sell his property for ₹10, right? And the other person accepted, and they just write down their acceptance in the form of a document that is ultimately culminated into sale deed. So there will be various steps which will start from what, कहां से, एक संविदा के आधारभूत स्तर से। और what is the basic first and foremost content of contract, कौन बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो सब नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहली बात क्या जरूरी है भाई, एक संविदा के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए सर? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, competent parties, consideration, लीगल रिलेशनशिप होनी And sir, चाहिए a फिर parties के sentimentum बीच में। basically. The consent, meeting of the minds. consideration. The meeting Right. of the minds. सो अब इन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप हमने सब चीजें व्हेन वी हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, पर्सन गोज टू अदर, offers him to sell something, another one accepts, ultimately they come to an agreement, agreement involves a consideration and they write it down. Now is it a complete deed? प्रश्न अब यहां से आगे बढ़ता है। लिख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, सब आपस में साइन कर दिए, इन्हें बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया, क्या ये डीड बन गई जिस पर्पस के लिए एग्जीक्यूट की जा रही है, क्या ये सेल डीड बन गई। अब हम तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं। पहला हमारा डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट तो ये था, उसके बाद अपने आप में कन्वीनियंस बना, हस्तांतरण पत्र तो ये बना, लेकिन क्या ये डीड भी बन गया, उसके लिए हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द रोल ऑफ स्टैट्यूट कम्स, जब हम विधान की बात करते हैं। एंड विच आर दोज स्टैट्यूट, मेनली टू, स्टाम्प एक्ट एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1899, ठीक, 1908, सॉरी, स्टाम्प एक्ट 1899, रजिस्ट्रेशन एक्ट 908। सो अब इनका रोल कहां से शुरू होता है, इनका रोल शुरू ऐसे होता है कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर आप लिखना चाहें तो याद के लिए रख सकते हैं। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट मेक्स इट क्लियर दैट विच विल बी और व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल, यानी कि कहीं भी हमें वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके लिए जरूरी है कि रजिस्टर कराएं, तभी जाके, हाँ प्लीज, राइट। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन सेक्शन 17, बहुत सारे, कि को सारे बताते हैं अधिकार क्या है, क्या नहीं है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या होगा, ठीक, राइट, थैंक्स ब्रह्मा जी। सो सेक्शन 17 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जब हम उस स्टेप से आगे बढ़ गए, कहा कौन से स्टेप से, को रिपीट कर सकता है ताकि ये पता भी चले कि सुन भी रहे हो मेरे साथ या नींद आ रही है। हाँ, एनीबॉडी? The recognition of the document when both the parties or the parties signed the document. मोटे तौर पे बात किया करो, जिसका नाम सिंपल बोलो कि भाई ठीक है, एक आदमी, दो आदमी बीच में मिलकर एक डॉक्यूमेंट बन गया, दोनों ने अपनी मर्जी उस पर लिख दी, लिख के सिग्नेचर हो गया, इसके बाद सो नाउ द रोल स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टैट्यूट। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे दिया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 में बता दिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है सेक्शन 17 के हिसाब से और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इट इज नॉट डॉक्यूमेंट इन द आई ऑफ लॉ, पहला जवाब, राइट। अब उसके बाद उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, प्रैक्टिस में कैसे वो पढ़ा जाएगा, फोर फीचर क्या होगी, या उनको इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होती है, वो अभी आज का हमारा टॉपिक नहीं है,
हम उससे अलग डेविएट करेंगे। मोटे तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जब एक तैयार कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों ने साइन भी कर दिया, वो राजी भी हैं, पैसे भी दे दिए खरीदने के लिए, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया जो कि कंपलसरी रजिस्ट्रेबल था, जैसे कि मोर्टगेज डीड है मान लीजिए, हर तरीके की। अच्छा, किस किस ने यहाँ मोर्टगेज पढ़ा है, कोई हाथ उठा सकता है? भाई या तो बच्चे बोर बहुत हो रहे हैं या कह रहे हैं तो सवाल बहुत पूछते हैं, हम तो ये उम्मीद करके आए थे यूट्यूब की तरह चुपचाप देखते रहेंगे, आराम से घर जाएंगे। सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। सो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट किसी का अब तक फर्स्ट सेमेस्टर तो किसी के उसमें नहीं आया, कोर्स में नहीं आया? सर आया है 4th ईयर में, बट अभी मतलब स्टार्ट ही हुआ है तो इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा हुआ, बस ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है। कोई बात, चलिए। सो अब जैसे मैंने बताया कि अभी इसलिए मैं और ज्यादा मैं भी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि वो जो तरीके के मोर्टगेजेस हैं या गिफ्ट डीड है इमूवेबल प्रॉपर्टी की या सेल डीड है, उसमें बहुत सारे इंस्टांसेस दिए हुए हैं और टाइम टू टाइम में उसके अमेंडमेंट्स भी आते हैं। 1928 में लगाया, 32 में आया, 39 में, अलग अलग। सो अब now we have come to the third stage where even after creation of a document duly signed by the parties interested, change of consideration between them, still that document will not be a good document for the purpose of transfer of a right which is called conveyance, जहां हम बात कर रहे थे हस्तांतरण की, एक हाथ से दूसरे हाथ में कुछ जाने की, उसके लिए उसके सामने आकर ऑब्जेक्ट की तरह, एक द्विधा की तरह, एक समस्या की तरह कौन आके खड़ा हो गया? स्पीड ब्रेकर की तरह सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। या क्या आ गया? एक दूसरा स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प पता है क्या होता है? स्टाम्प एक्ट या स्टाम्प क्या होता है? डू यू नो? कोई बताएगा? कोर्ट फीस का नाम सुना है? स्टाम्प का नाम नहीं सुना? यस सर। क्या डिफरेंस है बताओ? एनीबॉडी? ये सारी चीजें कल को वकील बनोगे, जज बनोगे, इन सब ये सारी चीजें चाहिएगी, इन पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कोर्ट फीस तो सिंपलिसिटर उस वर्ड को देख के पता चल रहा है ना, कोर्ट की फीस, यानी कोर्ट फीस इज ए फी विच इज टू बी पेड टू द एज ए रेवेन्यू टू इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। कोर्ट में जरूर लगती है लेकिन जाती है गवर्नमेंट के पास, ये इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट टू फाइट ए केस, टू फाइट ए लिटिगेशन, दैट इज कॉल्ड कोर्ट फीस, राइट? स्टाम्प ड्यूटी इज डायरेक्टली पेड either in the form of cash, check, DD or ticket, स्टाम्प टिकट भी खरीदते हैं की जगह, to the government for the purpose of fulfilling the lacuna of a document to get it recognized in the eye of law for the purpose of stamp duty। कैसे? जैसे कि अटॉर्नी करी किसी आदमी ने, स्पेशल पावर फॉर अटॉर्नी। कोई बताएगा जनरल पावर अटॉर्नी सुनिए किसी ने? सुनी होगी। जीपीए? यस सर। यस सर। जीपीए और एसपीए में क्या फर्क होता है? मोटे तौर पे एक लाइन में बताओ। कोई बता सकता है? अरे वो मोटी सी बात है भाई, बहुत बारीक बात है ही नहीं इसमें। जर्नल, स्पेशल। में जनरल और उसमें स्पेशल होता है। जनरली मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आपको मोटा मोटा राइट दे देते हैं कि आपको ये सब कुछ है, और स्पेसिफिक में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक राइट ही मिलता है कि आपको इसी चीज के लिए ऑथराइज कर रहे हैं हम। काफी 99% सही है, शब्दों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। जनरल पावर अटॉर्नी कि जब किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपना अटॉर्नी बना दिया, अटॉर्नी खुद मुख्तार बना दिया या अपने बिहाफ पर एक्ट करने वाला बना दिया। अटॉर्नी अपने आप में क्या होता है? दो वर्ड आते हैं। अटॉर्नी कौन होता है? दो मोटे वर्ड हैं, एक प्रिंसिपल, एक एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है? एजेंसी पढ़ी है? यस सर। यस सर। तो एक अटॉर्नी क्या क्रिएट करती है? एजेंसी क्रिएट करती है एक पर्सन के फेवर में जिसको हम अटॉर्नी कहते हैं। वो प्रिंसिपल का अटॉर्नी होता है। और एजेंट की हिंदी कोई बता देगा मेरे को? हिंदी पे कमांड जरूर करो, इसलिए नहीं कि अंग्रेजी से काम नहीं चलने वाला, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को अगर अच्छी तरीके से समझना है आसानी से और समझाने लायक बनना है तो आपको एजेंट मतलब प्रतिनिधि नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि फर्क होता है। प्रतिनिधि एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है पर उसका एजेंट होना जरूरी नहीं है। एजेंट इज अभिकर्ता, अभी और कर्ता दो लोगों से मिलकर बना है। जो किसी और के बिहाफ पे कुछ करता है वो अभिकर्ता होता है। दैट इज
और एजेंसी क्या है? अभिकरण, राइट? एजेंट मींस अभिकर्ता, एजेंसी मींस अभिकरण। रिप्रेजेंटेटिव सिंपली मींस प्रतिनिधि। अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या है? एमपी एमएलए इलेक्ट करते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव होते, पर हमारे एजेंट नहीं होते, राइट? एजेंट वो है टू समवन व्हेन ए पर्सन हैज गिवन सम राइट टू समबडी व्हिच इज टू बी कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ अदर व्हिच ही कुड हैव डन बाय हिमसेल्फ। लास्ट लाइन से यहां डिफरेंस हो जाता है। अगली लाइन तो एमएलए एमपी पे भी लग रही थी, वहां तक हम ही इलेक्ट करते हैं हमारे बिहाफ पर, लेकिन हम खुद कानून नहीं बना सकते, वो हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं। तो लास्ट लाइन से डिफरेंशिएट हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव के लिए और अभिकरण के लिए। एलआर जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव सुना है सब लोगों ने, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हियर क्या फर्क है? एनीबॉडी? ये सारी चीजें ड्राफ्टिंग में आपको देखनी होगी। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट बना, स्पेशल पावर अटॉर्नी बनी, किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कोई प्रिंसिपल डीड बनी, कोई पार्टनरशिप बनी, उन सब में सब काम आएंगे। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। अच्छा, और लीगल एयर जो होता है वो लॉ अपॉइंट करता है ना और कोई लीगल हियर तो अपॉइंट की जरूरत ही होती है भाई। हाँ, सर आई थिंक लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आप हैं जो आप किसी को अपॉइंट करते हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर सके ऑन योर बिहाफ, जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। बट लीगल एयर तो जो लीगली आपसे रिलेटेड होता है उसको लीगल एयर बोलेंगे ना कोर्ट की नजरों में। मोटे तौर पे आप सही हैं, लेकिन उसे इस और लीगल एयर और लीगल सर कैन आई गिव द आंसर? आप म्यूट कर लीजिए, आपके आवाज सुन जाए, कोई बात नहीं। मोटे तौर पे समझ, इसलिए कहता हूं कि भाषा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। हियर मींस उत्तराधिकारी। उत्तराधिकार सुना है? मैं राजा का उत्तराधिकारी हूं, मैं राजकुमार हूं। हियर मींस somebody who got something in succession। सक्सेशन कब मिलेगा? तब मिलेगा जो ऊपर जो खड़ा है वो नहीं है। जब वो एग्जिस्ट करेगा तब वो नहीं मिलेगा। सर एक क्वेश्चन बेटा पहले मैं इसे कंक्लूड करूं प्लीज। ओके सर, सॉरी सर। तो लीगल हियर मींस एक विधिक उत्तराधिकारी, यानी कि जो विधान में, विधि में या कानून में जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए उत्तराधिकार में आएगा। जैसे एक बाप था, दादा था, दादा के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी बची 2 बच्चों में, तो दीरा लीगल हियर जो सक्सेशन से आते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन? वो जो कि लीगली रिप्रेजेंट कर सके एक दूसरे व्यक्ति को। वो बहुत तरीके का हो सकता है, एक अटॉर्नी भी हो सकता है, लॉयर भी एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, या कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है, राइट? उसका सक्सेशन से कोई लेना देना नहीं, उसका अपना कोई हित हो ये जरूरी नहीं है। लीगल हियर का, जिसका वो लीगल हियर हो, उसके राइट में पर्सनल राइट हमेशा रहेगा, पर्सनल इंटरेस्ट होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का ये जरूरी नहीं है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। उदाहरण कैसे? जैसे कि एक आदमी प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ तो सब समझते हैं, मुकदमा इसने डाला, डिफेंडेंट जिसके खिलाफ डाला गया, प्लेंटिफ ने मुकदमा डाला, डिफेंडेंट से वो जीत गया, डिग्री बन गई, राइट? डिग्री बनने के बाद अब उसे वो एग्जीक्यूट कराना चाहता है। दूसरी जगह एक दूसरा व्यक्ति था, वहां पर उसने एक मुकदमा जीता, उसके फेवर में हो गया। अब यह 2 डिग्री हो गई, और जिसने मुकदमा जीता था, समझ रहे बात को? या दोबारा समझाऊं, यहां तक कहानी समझ में आई? तो वो जो डिफेंडेंट, जो दूसरा व्यक्ति था, जो यहां पहले वाले मुकदमे को आ रहा है, वो कहीं और जीता कुछ, ठीक, और वो मर गया। एक आदमी ए ने बी के खिलाफ मुकदमा डाला, ए ने बी से मुकदमा जीत लिया। बी ने किसी सी के खिलाफ मुकदमा डाला और बी ने सी से जीत लिया, और अब बी मर गया। यहां पर चूंकि ए का पास बी के खिलाफ डिग्री है, उसे उससे पैसे लेने थे, मान लो 50,000, तो वो बी का एलआर होगा उस 50,000 के लिए जब कभी भी डिग्री एग्जीक्यूट होगी। उसका सक्सेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बच्चों के साथ साथ वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरा एक अधिकार था, 50,000 मुझे भी साथ लेते थे, डिग्री मेरी घड़ी है, मेरी भी एग्जीक्यूट कराओ, 50,000 रुपए तक की। ठीक है, समझ में आया लीगल हियर का और रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंस? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, यू गॉट अ क्वेश्चन? सर जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो लीगल एयर होता है वो एक लॉ अपॉइंट करता है, तो आपने बोला वो गलत है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक एस्टेट है, उसका जो एंसेस्टर था ही डाइड, और सर उसने अपने विल में किसी का लिखा नहीं हुआ था कि अब वो किसको जाएगा, तो सर उस केस में तो लीगल एयर लॉ ही अपॉइंट करेगा ना? नहीं बच्चे, अब ये नहीं ऑन द रॉन्ग फुटिंग। लॉ कोई अपॉइंट नहीं करेगा। लीगल हियर तो ऑटोमेटिकली सक्सेशन अपने आप ही आ जाएगा। जब अगर 2 ही चीजें होती हैं, एक एस्टेट, टेस्टेट और इंटेस्टेट। जब आप पढ़ेंगे लॉ में, एक टेस्टेट होता है, एक इंटेस्टेट। कोई भी प्रॉपर्टी जो एस्टेट होती है, एस्टेट के आगे टी लगा दो बस,
कोई भी संपदा होती है दो तरीके से डिवॉल्व होती है, या तो कोई कह के जाता है कि मैं ये फलानी मेरी चीज किसी को दे दो, और या बगैर कहे मर जाता है। जहां कह के मरता है उसको कहते हैं टेस्टेट, यानी उसने वसीयत कर दी, उसका टेस्टेटर होता है। और जो बगैर कहे मर गया होगा इंटेस्टेट। और जैसे ही वो बगैर कहे मरा तो उसका जो भी सक्सेशन, अगर वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, अगर वो क्रिश्चियन है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, अगर वो पारसी है तो जनरल लॉ के हिसाब से, जैसा लॉ एप्लीकेबल सक्सेशन का होगा उसके हिसाब से मिल जाएगा। मान लो राम सिंह एक आदमी था, उसके 4 लड़के थे, एक लड़की थी, एक उसकी बीवी थी। राम सिंह अचानक अगर वसीयत कर गया कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी काले कुत्ते को दूंगा, पार्डन माय लैंग्वेज, मिस्टर कालू सिंह को दूंगा, तो वो कालू सिंह को चली जाएगी जब तक कोई ऑब्जेक्ट ना करे। लेकिन उसने कोई वसीयत नहीं करी, तो जैसे ही वो मरेगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जैसे ही कहता है कि फर्स्ट लाइन हियर जो होंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट का शेड्यूल खोलिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसमें लिखा है फर्स्ट लाइन हियर, सेकंड लाइन हियर, एग्नेट कोग्नेट, 4 तरीके के लोग बताए हैं। तो पहले अगर फर्स्ट लाइन में जो भी बचा है उसको सारे लीगल हियर्स हो जाएंगे। तो चूंकि बेटे, बेटी और विधवा सारे फर्स्ट लीगल हियर हैं, तो 4 बेटे, 1 बेटी और 1 विधवा, तो सबका 1/6 1/6 1/6 अपने आप हो जाएगा, कहीं कोर्ट से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर मिल गया आपको? एनी क्वेरीज? और अगर सर कोई सक्सेशन में ना हो तो भी, मतलब हाँ, अगर कोई है ही नहीं तो भी? नहीं, यस, उससे आगे आते हैं। अगर कहीं ऐसा हो कि किसी व्यक्ति का कोई नहीं है तो फिर एक सिद्धांत आता है, दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ एस्टीट, कहीं लिख लो, उसे निष्पादन का सिद्धांत कहते हैं। उसके लिए एस्टीट का एक्ट है, फिर वो प्रॉपर्टी सरकार में वेस्ट हो जाती है, सरकार की हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए क्या हुआ, एक आदमी मरा, उसके 2 मकान थे और पता चला कि उसका कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, कोई नहीं, और फर्स्ट लाइन हियर नहीं, फिर देखेंगे सेकंड लाइन हियर। सेकंड लाइन हियर क्या है? भाई तो नहीं था, भाभी तो नहीं थी, वो भी नहीं है। फिर एग्नेट और कोग्नेट देखेंगे। एग्नेट कोग्नेट क्या होते हैं? ब्लड के रिलेशन से जो रिश्तेदार आए वो भी नहीं मिले। फिर देखा कैसे? यूरिन के रिलेशन से जो रिश्तेदार है वो भी नहीं मिले। फिर सरकार उसे ले सकती है, राइट। इसके लिए मैं तुम लोगों को एक छोटा सा याद करने के लिए अच्छा सा लॉ पॉइंट बता देता हूं। अभी पहले क्या था, हिंदू सक्सेशन एक्ट जब आप लोग पढ़ोगे तो जो वहां मेल का सक्सेशन है वो अलग है और फीमेल का सक्सेशन अलग है, उसमें बड़ा डिस्प्यूट रहा। तो फीमेल के सक्सेशन में ये था कि अगर फीमेल को कोई प्रॉपर्टी उसके घर वालों की तरफ से आई, घर वाला इन द सेंस मैट्रियार्कल, पिता पेरेंट्स की तरफ से आई है, तो अगर उसके बच्चे हैं तो उन्हें मिलती थी। पति उसका फर्स्ट लाइन हियर नहीं होता है। देखिए, विधवा अपने पति की तो फर्स्ट लाइन हियर है, लेकिन पति अपनी पत्नी का फर्स्ट लाइन हियर नहीं है, राइट। तो इन दैट सिनेरियो होता ये था कि पति के ना होने कारण वो एस्टीट मान लेते थे, बच्चे नहीं है, और उधर उसके वापस चली जा रही थी, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाती है। उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिवर्जन, राइट। उस थ्योरी ऑफ रिवर्जन के हिसाब से उस औरत की प्रॉपर्टी अगर उसके बच्चे नहीं है तो उसके भाई के पास, बाप के पास, माँ के पास जो वापस जा सकती थी, और उधर भी कोई नहीं है तो उसे एस्टीट करते थे। तो इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत सारी जगह लिटिगेशन हुए, उस जजमेंट का नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा, अपने दिमाग में नहीं आ रहा। तब उन्होंने ये कहा कि कहीं भी एस्टीट का जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल आप मत लगाओ, लीगली आप शायद सही हो, क्यों नहीं बनाओ कि कहीं भी लेजिस्लेचर का ये इंटेंशन या मोटो नहीं हो सकता कि अपने ही जनता की संपत्ति को जबकि कोई है उसे कब्जा लो, पति तो एटलीस्ट उसे दे दो, एस्टीट नहीं करेगी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिल गया? और किसी को कोई क्वेरी? यस सर, मिल गया। चलिए, और किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? अच्छा, अब हमने क्या, हम 3 स्टेज तक आ गए। क्या था? डॉक्यूमेंट तक आ गए, डीड समझ में आ गई, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, ये हमने समझ लिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ड्राफ्टिंग में हो जाती है जब हम डीड की बात कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट पीछे छूट गया, क्योंकि जो कुछ भी आप बनाओगे वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको ड्राफ्टिंग में डीड ही बनेगी, ठीक। क्योंकि डॉक्यूमेंट सिंपलिसिटी वो रह गया तो उससे काम नहीं बनता। वो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट हम बाद में पहुंचेंगे। तो एक वर्ड आएगा अटेस्टेशन, सुना है कभी? क्या होता है? सर जब हम खुद टेस्टिफाई करते किसी चीज को, खुद अपने सिग्नेचर्स पुट करना है इस चीज पे कि हम खुद अटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई और? सर इज नॉट ऑलवेज आपको खुद सेल्फ अटेस्ट स्टेटमेंट नहीं होता सर, वो किसी अथॉरिटी से उसको अटेस्ट करवाते हैं कि वेरीफाई होता है कि वेदर इट्स ट्रू और नॉट। कौन बोल रहे हैं?
सर श्रेयांश। श्रेयांश जी आपका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है क्या? सर आई एम हैविंग सम नेटवर्क अच्छा। इशू सर एक्चुअली। आई कैन अंडरस्टैंड। यस सर। सो अटेस्टेशन की हिंदी बता सकता है कोई मुझे? एनीबॉडी? बड़ी शुद्ध हिंदी है वैसे तो उसकी, केवल याद रखने के लिए रखना। सत्यापित। सत्यापन होता है, सत्यापन या अनुप्रमाणन। और शुद्ध हिंदी अगर जाननी है तो अनुप्रमाणन। प्रमाण क्या होता है? हमने बात की थी प्रमाण। प्रमाण माने किसी चीज का एविडेंस, ठीक, एक किसी चीज की एविडेंटरी वैल्यू कि हाँ ये हुई है। एक मैं आदमी राम सिंह ये बताता हूं कि मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और उसको समझकर मैंने इस पे सिग्नेचर कर दिए हैं, तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रमाण। एनीबडी हु इज अटेस्टिंग समथिंग गिव्स एन एविडेंस, मेक्स एन एविडेंटरी वैल्यू ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड अनुप्रमाणन और साक्ष्यांकन या उसका साक्षी हो जाना या अटेस्टेशन। अब अटेस्टेशन के भी दो मोटे हिस्से हैं। क्या? एक तो ये कि क्या और कैसे। अटेस्टेशन हर डॉक्यूमेंट का क्या जरूरी है, ठीक, और अगर जरूरी है तो कहां कितने विटनेसेस की हम बात करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं यूजुअली अलग अलग लॉज में अलग अलग तरीके के उन्होंने डिफाइन किया। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मान लीजिए वसीयत की बात करें। इंडियन सक्सेशन एक्ट किसने पढ़ा है यहाँ? किसी ने पढ़ा है? एनीबडी? नहीं? बस बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो बता देना। अच्छा चलिए। नो सर, नो सर। हाँ, सेक्शन आई थिंक 63 है शायद। इन ब्रह्मा जी देखिए जरा, एक इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 63 निकालिए। वीडियो आ रहा है? हाँ वीडियो, यस। सो इंडियन, मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा इंडियन सक्सेशन एक्ट के, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। कब पढ़ा है? राइट, हटा दीजिए, मोटे तौर पर समझा देता हूँ। ब्रह्मा जी, हेलो। सो हम अब एक बात कर रहे हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट की। तो जब भी मैंने अभी उदाहरण आपको लोगों को दिया था कि जब लीगल हियर की बात चली, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात चली, राइट, तो उसमें सक्सेशन की बात भी चली। तो उसी तरीके से उन्होंने, अंग्रेजों ने एक और लॉ बनाया, इंडियन सक्सेशन एक्ट। कहीं, क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट पहले आ गया, हिंदुस्तान आजाद बाद में हुआ, हिंदू कोडिफाइड लॉ बाद में आया, हिंदू का जो बिल आया था बाद में आया। बड़े उसमें हुए तमाशे, वो आपने पढ़ लेना, वो लेक्चर का पार्ट होने कोई फायदा नहीं। तो कोडिफाइड लॉ होने के बाद सक्सेशन भी कोडिफाई कर दिया। तो जो चीजें बेसिक तौर पर किसी स्पेसिफिक सेक्ट को, धर्म को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, या एज ए होल सब पर लागू होती हैं इंडियन टेरिटरी में, सब्जेक्ट टू ऑल एक्सेप्शन जो सेक्शन 2 में दिए हुए उन्होंने, या पहले जम्मू कश्मीर हर जगह का एक्सेप्शन हुआ करता था, अब नहीं बचा, उन सब के हिसाब से इंडियन सक्सेशन एक्ट में उन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वसीयत कर रहा है, ठीक, तो वो कैसे अटेस्ट होगी। Brahma ji, I am getting only one person on the screen. It will be very difficult to have a lecture like this. It's really bad to see कि the persons are getting themselves registered for some lectures and are not interested to really listen it. Reasons may be vary. बहुत सारे हो सकते हैं कि लेक्चरर बहुत बुरा हो, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत आपके पास व्यस्त आपका टाइम हो और आप उसे वेस्ट ना करना चाहते हो, जस्ट टू बी ए पार्ट ऑफ लेक्चर। लेक्चर के हो तो गए, या आपको पहले से इतना कुछ आता है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहीं भी किसी क्लास में जाते हैं ना, तो अटेंडेंस मार्क होती है या कुछ भी, सो ट्राई टू बी ए गुड स्टूडेंट फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए थोड़ा ठीक बनिए। अगर आप होते हैं इंटरेक्टिव तो आपका लाभ होगा, कुछ सीखेंगे, और नहीं भी सीखेंगे, हो सकता है आप मुझे कुछ सिखा दें, बट बी इन द लेक्चर एटलीस्ट। चलिए, खैर, सो इंडियन सक्सेशन एक्ट में उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है अलग अलग चीजें। उसमें से एक उदाहरण हमारी वसीयत का भी था। उसमें बताया कि, अच्छा हाँ, इससे पहले किसी ने सुना है वसीयत प्रिविलेज्ड विल, अनप्रिविलेज्ड विल, किसी को पता है? वसीयत तो रोज आपके हिस्से में आएंगी कहीं ना कहीं, जब आप जाओगे वकालत करोगे
तो कहीं ना कहीं वसीयत से टकराओगे। वसीयत को कोर्ट में किस तरीके से, किन मुकदमों के द्वारा साक्ष्यांकित किया जाता है या डिक्री मिलती है। किसने प्रोबेट सुना है? आज की जो क्लास है ना, आपको एक मोटे तौर पर लीगल आइडियाज देने के लिए है। बाकी तो आप कन्वेंस ड्राफ्टिंग की सारी किताबें खोल के पढ़ लो, बहुत सारी मिलती हैं। वो तो आप फॉर्मेट तो कहीं भी छाप लोगे, मैं आपको फॉर्मेट बताने नहीं आया। सर प्रोबेट विल की कॉपी जो होती है सर। सर प्रोबेट मतलब सर कैन आई आंसर? या प्लीज। सर प्रोबेट मतलब वो जब कोर्ट देखती है कि वेदर द विल इज ऑथेंटिक और नॉट, लाइक वैलिड है कि नहीं है, तो उसको आई थिंक प्रोबेट बोलते हैं। और कोई? सर प्रोबेट विल की कॉपी नहीं होती? नहीं, प्रोबेट जो है, प्रोबेट इज ए प्रोसीडिंग। प्रोबेबिलिटी सुनी है किसी ने? संभावना। और किसी संभावना में क्या होता है, या तो कोई चीज सही होती है या गलत होती है, राइट? सो प्रोबेट प्रोसीडिंग्स आर द प्रोसीडिंग्स carried out before a court to judge whether a will has been duly executed or not. सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात देखती है कोर्ट, एक बिल्कुल दिमाग में रखना। और अगर किसी व्यक्ति को प्रोबेट मिल गई है तो भी इसे टाइटल कभी नहीं मिलता उस प्रोबेट के बेसिस पे, ठीक है? जनरल लोगों को कंफ्यूजन ये है कि कोई सी वसीयत हुई, प्रोबेट के प्रोसीडिंग में गए, प्रोबेट हमारे फेवर में हो गई तो हम उसके मालिक हो गए। मालिक नहीं बनता कोई भी प्रोबेट प्रोसीडिंग से। एक बात, तो प्रोबेट प्रोसीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कोर्ट ऑन ए प्रोबेट पिटीशन only for the purpose of deciding the limited question whether a will has been properly executed or not. अब उस प्रॉपर एग्जीक्यूशन में क्या क्या शामिल है, ये भी अपने आप में क्या है, ड्राफ्टिंग का हिस्सा। हमारी वसीयत, इससे पता चलेगी वसीयत में क्या क्या होना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूं। क्या है कि एक आदमी होना चाहिए, उसके पास कोई संपत्ति होनी चाहिए, तभी तो प्रोबेट करोगे। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं किसी को क्या दे के जाऊंगा? कोई भी संपत्ति हो, जरूरी नहीं मूवेबल हो, जरूरी नहीं मूवेबल हो, किसी भी रूप में हो सकती है। शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, कैश हो सकता है, काइंड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, मकान, दुकान, कुछ भी हो सकता है। और कोई फ्यूचरिस्टिक राइट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि राइट एग्जिस्टिंग राइट ही हो। कोई उदाहरण देगा, मुझे बता देगा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अपने फ्यूचर की कोई राइट देने चाहे? कोई उदाहरण जनरल दिमाग में आ रहा हो? सर जैसे फॉर एग्जांपल कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी की विल कौन करता है भाई? एंटाइटलमेंट की विल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की विल नहीं होती। ये तो जनरली लोग नहीं करते। यस सर, इन केस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं उसके थ्रू, एक्सप्लेन कीजिए। सर उसमें राइट बॉर्न होने से पहले ही उस चाइल्ड को दे दिया जाता है, as far as I remember। अरे आपने फिर लाइन ध्यान से सुनी नहीं, शायद आपका भी जो है सिग्नल प्रॉब्लम है। श्रेयांश थे कौन थे उनकी तरह, तो आपका वीडियो ऑफ है। मेरा कहना ये था कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पास खुद कुछ नहीं है, ये तो आप ये कह रहे हो कि जिसको मिलना है वो कल आने वाला है, नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास आज नहीं है और कल मिलने वाला है, क्या मैं उसकी वसीयत कर सकता हूँ? उसका मैंने आपसे कोई उदाहरण पूछा, अगर कर सकता हूँ तो। नहीं सर। अच्छा, और कोई? और सर अनबॉर्न चाइल्ड के केस में पहले ही मतलब वो बन जाती है ना, अग्रीमेंट बन जाता है। सर आप ये पूछ रहे हैं ना कि जिस चीज के ऊपर मेरा स्वयं अधिकार नहीं है उसको मैं वसीयत में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? यस, आज मेरा अधिकार नहीं है किसी चीज का। ओके सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए, मैंने क्या किया, एक बिल्डर ने ड्रॉ निकाला और उसमें पर्ची से निकलना था, मैंने उसमें 5,000 रुपए दिए, फ्लैट्स निकलने थे, निकले नहीं। मैंने आज वसीयत कर दी कि कल को मेरा फ्लैट निकले तो मेरे बेटे को मिले। इसमें कहाँ पाबंदी है? और ये कैसे पता चला आपको कि फ्यूचरिस्टिक विल नहीं हो सकती? हो सकती है सर, बट वो तो फिर अधिकार हुआ ना उसका। कहाँ अधिकार हुआ? अभी तो फ्लैट मिला ही नहीं ना। बट सर है तो मिलेगा, मिलना होगा तो उसी को मिलेगा ना, मतलब मिलना होगा नहीं, उसी का। नहीं, नॉट लाइक दिस। तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं। समझिए, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था। फ्यूचरिस्टिक राइट है वो उसका, कल को हो सकता ना भी मिले, फ्यूचरिस्टिक राइट है। तो फ्यूचरिस्टिक राइट की वसीयत हो सकती है। वसीयत कभी भी ये नहीं कहती कि मेरे हाथ में आज है तो ही मिले। मान लीजिए एक आदमी है, उसके 4 बच्चे हैं, राइट? उस आदमी के पास प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है,
अगर वो आज मरता तो उसके चारों बच्चों को 1/4 हिस्सा मिलता, लेकिन आज नहीं मिला, अभी वो जिंदा है। लेकिन उसके बेटे ने क्या किया, एक वसीयत की कि अगर मैं मर जाऊं और कल को मुझे मेरे बाप से 1/4 हिस्सा मिले तो मैं फलाने राम सिंह को देना चाहता हूं। ये वसीयत हो सकती है। और जबकि आज उसके पास कुछ नहीं, हो सकता है कि उसके मरने से पहले ही उसका बाप उसे बेच दे, हो सकता है उसके मरने के बाद उसे बेच दे बगैर लीगल ईयर सक्सेशन माने, हो सकता है वसीयत किसी और को कर दे। समझ में आया आपके? Did you get my point? Yes sir, yes sir. हाँ, तो फ्यूचरिस्टिक राइट की भी वसीयत हो सकती है, लेकिन वो प्रभावी तब होगी जबकि ना सिर्फ मरने वाला, जो करने वाला वो मरे, बल्कि उसको वो राइट मिले। दोनों बातें। पहले वाली विल तो वो है कि जिसमें केवल कंडीशन ये कि मेरे पास एक मकान है, मैंने कहा कि भाई श्रेयांश मैं मर जाऊं तो श्रेयांश को मकान मिल जाना चाहिए, तो सिर्फ मेरा मरना कंडीशन है। लेकिन अगर मेरे पास वो मकान नहीं, पर मैं ये कहता हूं कि भाई राम सिंह को मैंने 5 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, उसका मेरा एग्रीमेंट हो रखा है कि अगर उसने 3 साल में मकान, 3 साल के अंदर मेरे 5 लाख नहीं दिए तो ये मकान मुझे वो दे देगा। ये एक राइट है जो कल को मिलने वाला है। अभी तो केवल राइट टू रिकवरी है, लेकिन 3 साल बाद, या मोर्टगेज है, फोरक्लोजर का सूट नहीं पड़ा और मैंने कहा कि उस श्रेयांश को मिल जाए, डेफिनेटली मिल सकता है, कहीं कोई बार नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब अभी इसी वसीयत से 2 वर्ड आते हैं, प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड। जब आप लोग पढ़ोगे आगे, इंडियन सक्सेशन एक्ट को पढ़ोगे, तो वहां आपको पता चलेगा। आप कोई बता सकता है मुझे कि भाई प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड विल का क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कभी सुना हो? ये बता मैं इसलिए रहा हूं कि ये प्रैक्टिकली आपको वकालत में, अदालत में कहीं फेस करनी पड़ सकती है। और ये सारे कहीं उस वक्त आपको क्वेश्चन उठेगा जब आप किसी टेस्टेशन में या किसी टेस्टामेंट्री केस में क्रॉस एग्जामिनेशन करने जाओगे। आई वाज डूइंग ए क्रॉस एग्जामिनेशन दिल्ली हाई कोर्ट, वहां पर यही इशू है प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड विल का, प्रिविलेज्ड की क्या स्थितियां हैं क्या नहीं है। तो कोई पता है किसी को? नहीं है तो मैं बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि प्रैक्टिकली शायद अभी पता नहीं है, अब यू आर स्टूडेंट्स, और उसमें कोई मुझे पता है, ये मेरी कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं है, वो प्रैक्टिकलिटी से आता भी और लॉस होता है। जब क्या होता था कि जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था, या पहले युद्ध बहुत होते थे अंग्रेजों के टाइम में, तो उन्होंने जितने भी लॉ बनाए उन लोगों में, उन सारे लॉज में ज्यादातर उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जो कहीं ना कहीं सीमा पे या सेना में भर्ती होते थे और युद्ध के पार्ट हो सकते थे। तो जो डिफेंस के पर्सन थे उनके लिए क्या स्थिति, मान ली युद्ध चल रही है, अब युद्ध के वक्त में उसको अचानक लगा कि यार हो सकता है युद्ध में मर जाऊं, राइट, और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद ना मेरी बीवी को मिल जाए। तब तक सक्सेशन लॉ नहीं आया था हिंदू सक्सेशन का, ठीक है, या छोड़ो, मैं तो चाहता हूं मेरे दोस्त को मिल जाए, मेरा भाई के पास वापस ना जाए। तो उन ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिविलेज्ड विल का अलग से क्लोज बनाया गया। ठीक, वहां पर वो सारी शर्तें जो अटेस्टेशन की हैं, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी हम पढ़ रहे थे ना कि विल का अटेस्टेशन जरूरी है, 2 होने चाहिए, और बताऊंगा आगे, 2 विटनेसेस होने चाहिए। नंबर 1, दोनों विटनेसेस के लिए जरूरी है कि उनके सामने या तो एग्जीक्यूटेंट, जो वसीयत करने वाला टेस्टेटर, उसने खुद साइन किया हो या बताया कि हाँ भाई मैंने ये वसीयत कर दी है, नाउ दिस हैज बीन सो एग्जीक्यूटेड बाय मी, और ये पढ़ लिए, समझ ले, और इस पे तू साइन कर दे। तो ये सारे जो टेक्निकल क्लॉजेस थे वहां पॉसिबल नहीं थे। बॉर्डर पे एक आदमी के हाथ में बंदूक है, ही इज रेडी टू फाइट विद द थिंग्स, बम गोले गिर रहे हैं, अब वो कहां से ये चीजें पूरी करेगा? तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्निकलिटीज से बाहर का एक क्लास क्रिएट किया गया, दैट वाज कॉल्ड प्रिविलेज्ड विल, राइट। ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं, इसमें सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि अचानक कहीं से आउट ऑफ द ब्लू में आ जाता है ना कि भाई चीज होती क्या है। और बाकी सारी विल्स are unprivileged wills, and each and every unprivileged will has to follow the law related to what? Attestation, execution, right, and the requirements under section 63 जो हम पीछे देख रहे थे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई सवाल? ठीक, किसी को ब्रेक लेने की आवश्यकता महसूस हो रही है आप लोगों को? हाँ बताइए। नहीं सर, नहीं सर। एक बार आप फिर से प्रिविलेज्ड विल बता दो क्या होता है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? चलिए आप लोग, मैं पता चला कि मैं समझाता है कि राम के बच्चे कौन थे, पता चला ये नहीं पता राम किसका बच्चा था। प्रिविलेज क्या होता है बताओ भाई, गूगल ही करके बता दो। प्रिविलेज का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति के पास
एक एक्स्ट्रा प्रिवेलिंग राइट होना, एक सुविधा होना इन कंपैरिजन टू अदर्स, राइट। तो उसी तरीके की सुविधा सेना के लोगों को या युद्ध के जो युद्ध में उस वक्त इन्वॉल्व लोग थे उनको देने के पर्पज से क्रिएट की गई कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स लाइक अटेस्टेशन, दोनों विटनेस के साथ होना, राइटिंग में उसका होना, राइटिंग में ना हो तो ओरल कैसे प्रूव होगी, वो जो सारी रिक्वायरमेंट थी उनको क्या कर दिया, फोरगो कर दिया उस पर्टिकुलर विल को। तो उसके पास अपने आप में क्या होगी, स्पेशल क्वालिफिकेशन या स्पेशल प्रिविलेजेस मिल गई, तो दैट इज प्रिविलेज्ड विल। बाकी सारी अनप्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज्ड हो तो भैया सारी चीजें फॉलो करो, और फॉलो नहीं करी तो जब प्रोबेट में जाओगे तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि दिस इज नॉट ए प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड विल। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो हम 4 हिस्सों तक आ गए। एक हमने शुरू किया था डॉक्यूमेंट, आलेख वाले, फिर हमने डीड विलेख समझी, फिर हमने ये समझा कि उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं थी, कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए, फिर हमने ये समझा कि उनके साथ साथ कौन कौन से एक्ट है, स्टाम्प एक्ट का क्या लेना देना था, रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या लेना देना था, कौन सी ट्रीटीज एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे प्रोटेक्ट हुई, राइट। उसके बाद हम आए कि रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ आवश्यक है, नहीं होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब उसके बाद हम कहाँ आ गए, स्पेशल क्लासेस पे आ गए, जैसे वसीयत की हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी, आई थिंक वी हैव डेल्ट विद स्टाम्प ड्यूटी एंड कोर्ट फीस। इसके अलावा आपके पास बचता क्या है? हाँ, पहले कुछ सवाल, किसी को कोई सवाल हो तो बताओ आराम से, ताकि बाद में वापस लौट के आए तो। आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ प्लीज गो ऑन, गो अहेड, बोलो बोलो। तो जो आपने ये प्रिविलेज्ड का बात किया था सर, तो ये एक सेकंड मेरी वीडियो को मिलिट्री पर्सनल्स पे ही अलाउड है, या मतलब लाइक इन जनरल और भी इसमें कैटेगरी ऑफ लोग आ सकते हैं प्रिविलेज के लिए? नहीं, जो उन्होंने उसको दिया है सक्सेशन एक्ट में, जहां उन्होंने डिफाइन किया है, उसके अलावा अलग से कोई क्लास क्रिएट नहीं हो सकता। जो लॉ में क्रिएट है वो उसकी क्रिएशन के अलावा कोई और क्लास क्रिएट नहीं होगी, राइट। आपको आवाज आ रही है? मतलब सिर्फ जो अलग से कोई कोर्ट, उन्हीं, यस, एक कोई भी कोर्ट जो है अपने हिसाब से कोई लॉ क्रिएट नहीं करेगी, कोई भी कोर्ट अपने हिसाब से उसके बाहर जाके नहीं करेगी। तो जहां जो भी लॉ में लिखा हुआ है कि इन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी, उनके बाहर कोई और नहीं। ठीक है, बाकी सब पर सेक्शन 63 ही लागू होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने सारी कहानी पढ़ ली, हम बात करते हैं बेसिक बातों की, बेसिक प्रिंसिपल। अब ये तो सारी कहानी हमने कर ली, लेकिन ड्राफ्टिंग के अपने भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए कि भाई करेंगे कैसे, हम एक क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमने पता कर लिया। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, स्टाम्प ड्यूटी क्या लगेगी, या कहीं जाएंगे प्रोबेट कैसे होगा, या किसी प्रकार की कोर्ट फी पे करनी है तो कैसे होगी, ये सारी चीजें तो कर दी। पर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या होना चाहिए, ये है बड़ी जनरल बात, इसका कानून से कोई लेना देना नहीं। क्या आपके पास कोई एक आदमी चल के आएगा और कहेगा भैया मेरी ये डॉक्यूमेंट बना दो, वो तो बेचारा डॉक्यूमेंट ही बोलेगा, दस्तावेज ही बोलेगा, आलेख विलेख तो बोलेगा नहीं। हाँ, मसौदा एक और उर्दू का बड़ा अच्छा वर्ड है जो आसानी से याद आएगा, मसौदा तैयार करना। ठीक है ना, किसी चीज को तैयार करने को मसौदा तैयार करना, उसके कंटेंट को तैयार करना। तो आप कैसे शुरुआत करोगे, बहुत जर्नल बात है, इसमें कानून का कोई लेना देना नहीं, बहुत विद्वता का कोई लेना देना नहीं है प्रिंसिपल्स के मामले में। यू विल फर्स्ट लिसन द एंटायर फैक्ट्स। एक आदमी चल के आया, उसने कहा कि भाई ऐसा है, हम 3 भाई हैं, पापा की प्रॉपर्टी थी, वो मर गए, अब हमारे पास 3 मकान, 2 दुकान, इतने पैसे हैं, हमें बांटना है। ठीक, तो वो अपनी कहानी सुना देगा। आपने उसकी सबसे पहले तो कहानी सुन ली है। तो द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज टू लिसन द एंटायर फैक्ट्स। फिर नंबर 2, फिर उस कहानी को सीरियल नंबर वाइज लिखना है। आप पहले ये तो लिख नहीं सकते कि राम सिंह मेरे पास आया, 3 मकान की कहानी बताया, ऐसे बताओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे लिखोगे कि भैया श्याम सिंह एक आदमी था जिसका बाप था पूर्ण सिंह, पूर्ण वाज रेजिडेंट ऑफ फलाना फलाना ठिकाना ठिकाना, और ही लेफ्ट, ही डाइड ऑन सच एंड सच, वो मर गया। अच्छी भाषा में लिखते हैं गॉन टू हेवनली अबोर्ड, हो सकता है नरक गया हो, लिखते हम लोग यही है कि स्वर्ग गया, करते हम सब स्वर्गवासी हैं, हो सकता है कि वो नरक गया, जो भी। सो ही वेंट टू ओनली अबोर्ड ऑन सच एंड सच, डेट आ गई, तो एक कहानी पूरी हो गई।
अगली बात, इसी को क्या कहते हैं हम, एक तरीके से पैराग्राफिक कहानी भी लिखेंगे। फिर जी राम सिंह सनो फलाना फलाना ने अप्रोच किया है और उसने बताया है कि उसके 3 बेटे राम सिंह, श्याम सिंह और धन सिंह, नाम लिख दिया, उनकी उम्र बता दी। हमने उम्र क्यों बता दी? क्योंकि अगर उनमें से कोई माइनर निकला तो अब उसका राइट अलग तरीके से प्रोटेक्ट होगा, कानून कहता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, कंपिटेंसी वाली बात की दुकान खुल जाएगी। ठीक, या कोई पागल हो तो नहीं कर सकता, ठीक, या उस वक्त किसी वजह से कोमा में हो तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंपिटेंसी वाली भी हमने ट्रीट कर ली कि हाँ सारे मेजर हैं। इसके बाद हम आएंगे, इन तीनों ने आपस में ये समझौता किया है कि भाई एक एक मकान ऐसे ऐसे बटेगा, जो फिर मकान की डिटेल बताओगे कि कहाँ है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसकी वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद दुकान की बताओगे, पता चला पैसे रह गए, ऐसे बटेंगे। फिर अब ये डॉक्यूमेंट की, ये तो होगी फैक्ट की कहानी। अब डॉक्यूमेंट का रूप क्या होगा, मीनिंग देयर बाय उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तभी तो क्या, जब से इसी नोमेनक्लेचर डिसाइड करोगे उसके हिसाब से तो रजिस्ट्रार साहब के पास जाओगे ना रजिस्टर करने, वकील साहब चले गए, लिख ली सारी कहानी, रजिस्ट्रार साहब रजिस्टर कर दो। रजिस्ट्रार साहब कहाँ रजिस्टर कर दूं भाई, क्या रजिस्टर करूं? आप पार्टीशन डीड रजिस्टर कराने हो, फैमिली सेटलमेंट रजिस्टर कराने आए हो, कोई आपस में मिलकर आप लोगों ने सेल डीड बना ली, रजिस्टर कराना है, तो यू हैव टू गिव ए नोमेनक्लेचर, नामांकन करना, उसका नामित करना कि भाई क्या कागज है, उसके हिसाब से तो डिसाइड करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब अपने स्टाम्प की दुकान खोलेंगे। ठीक, एक बुक है हर चीज की, हर स्टेट को। हाँ, यही मैं आपको रोक रहा हूं, एक जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था स्टाम्प एक्ट, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि स्टाम्प ड्यूटी जो है एब्सोल्युटली कोर्ट जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टेट डिसाइड करती है। कहीं एक अटॉर्नी आप रजिस्टर कराने जाते हो 20 रुपए में हो जाती है, आप यूपी चले जाते हो तो 100 रुपए का एफिडेविट लगता है, प्लस 20 रुपए का टिकट लग सकता है, और फिर नोटराइज होती है। तो स्टाम्प एक्ट के हिसाब से भी डिसाइड होगा। आपने नोमेनक्लेचर बता दिया, हाँ जी बता दिया जी, हमारा क्या है, वकील साहब गए, हाँ जी ये कहानी थी, ये क्या है बनाया जी, फैमिली सेटलमेंट बनाया है। ठीक है जी, बता दिया। रजिस्ट्रार साहब का अगला ऑब्जेक्शन आएगा, अरे भाई फैमिली सेटलमेंट तो बना दिया आपने, जो औरत थी उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं किया, बेटे बेटे खोल दिए, उसकी विधवा है कि नहीं है, या तो लिखो मर गई, या जिंदा है, जिंदा में उसने कुछ कहा है, या तो माना है फैमिली सेटलमेंट को या नहीं माना है, वहां से कमी निकल आई। चलो जी, आपने वो ठीक करके पहुंचे, फिर अगली बार पहुंच गया, हाँ जी फैमिली सेटलमेंट में तैयार, तो भैया फैमिली सेटलमेंट तो तैयार हो गया, सब विधवाओं को तुमने, जिसमें राइट तो कुछ भी दिया नहीं, राइट टू मेंटेनेंस तो उसका बगैर सक्सेशन के भी खड़ा था, या बगैर बंटवारे के भी खड़ा था, वो भूखी मर जाएगी। आ रही समझ बात? तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम फाइनल प्रारूप दे रहे हैं किसी अपनी ड्राफ्टिंग को, एक डॉक्यूमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट रूप का है। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे शुरुआत में बात हुई थी पार्टनरशिप की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा यहाँ किसी ने, एनीबडी? यस सर। हाँ, तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, कौन बताएगा? सर ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इट्स ओनली लाइक अगर आप कहीं आगे स्यू करने जाते हो तो उसमें दिक्कत आती है। कौन स्यू करने जाता है, स्पेसिफिकली समझाइए। इट्स बोथ वेज, लाइक जो भी पार्टनर्स हैं वो किसी अनदर पार्टी को करे, या फिर अनदर पार्टी जिससे भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर्स हैं उनको सू करे। और इंटरसी पार्टनर क्या होगा? सर उसमें भी वही ऑब्जेक्शन, वो इशू रहेगा। सेक्शन 69 दोबारा पढ़िएगा। ओके ठीक है, सो इसी तरीके से अब उसको मैं नहीं खोल रहा हूँ, पार्टनरशिप की दुकानदारी नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा समय अपने लिमिट में रहने का है। उसे अब आप लोग दूसरा होमवर्क है, सेक्शन 69 का क्या इफेक्ट है, ये आप जो पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में है, सब ये ध्यान रखिए। हमेशा जुडिशरी के, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में हमेशा प्रॉब्लम आती है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप का क्या फर्क है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या क्या राइट है, क्या क्या नहीं है, कहाँ आप फेल कर जाते हैं। ठीक है, और उसका बिटवीन द पार्टनर्स क्या फर्क है, और अगेंस्ट अदर थर्ड पर्सन क्या फर्क है। तो आपने एक पार्टनरशिप बनाई, जैसे भी मैंने कहा, अगेन अब आपके पास कोई आदमी आया, उसने कहा जी हमें तो पार्टनरशिप करनी है, राम और श्याम को मिलकर, एक उदाहरण हमने वो समझा। अब अगला उदाहरण मान लिया पार्टनरशिप का है, उन्होंने कहा अच्छा भाई कर लो, वकील साहब ने कहा बिल्कुल करो, फीस दोगे, मुझे क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा भाई हम जो है ये बंटवारा करें, 10,000 ये लगाएगा, 10,000 ये लगाएगा। तो अगेन फिर आप एक कहानी सुनोगे, आपने कहानी सुनी कि ए और बी दो लोग हैं, वो पार्टनर हैं, दोनों आए हैं, एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इस नाम से चलाना चाहते हैं, इतने रुपए पार्टनरशिप के
कोर्स में शुरू में रखेंगे, काम ये करेंगे, उससे जो आएगा उसका हिस्सा ऐसे ऐसे बांटेंगे, उसमें कुछ पैसा बचा के रखेंगे या नहीं बचा के रखेंगे, या एक्टिंग पार्टनर कौन होगा, स्लीपिंग पार्टनर कौन होगा, या कोई व्यक्ति मैनेजिंग पार्टनर होगा, कौन नहीं होगा, क्या मैनेजिंग पार्टनर को अलग से कोई तनख्वाह मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो सारी चीजें जो उस पार्टनरशिप के एक्ट को फर्दरेंस के लिए आवश्यक है वो सारे आप लिखोगे, और उसी तरीके से लिखो। ये नहीं कि सबसे पहले लिख दिया मैनेजिंग पार्टनर को 10 लाख तनख्वाह दी जाएगी, अरे भैया पहले पार्टनरशिप क्रिएट तो करो, राइट। तो सेकंड प्रिंसिपल, पहला क्या था प्रिंसिपल हमारा कि सारी कहानी सुनो, दूसरा प्रिंसिपल सारी कहानी को सीरियल वाइज लिखो, तीसरा अब लीगल रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करो। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, अगेन रजिस्ट्रेशन अगर कहीं कोई आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, और चौथा उसको प्रॉपर्ली अगर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, सेक्शन 17 वापस पहुंच गए हम, रजिस्ट्रेशन एक्ट का, रजिस्टर कराओ या मत कराओ, ठीक। तो पहले तो मैं 5 मिनट में सारी जो मैंने आप लोगों को बोर किया है आज, सारी कहानी सुना के उसे वापस ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस लूंगा जिसके भी स्पेसिफिक हो, लीगल भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि लेक्चर से रिलेट ही करते हैं, अगर लेक्चर से संबंधित भी किसी और लॉ के तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, फ्री टू, ठीक है। पहले वहीं से चलेंगे, डॉक्यूमेंट था एक आलेख था, एक आदमी ने, ये एक से ज्यादा आदमी ने लिखा, फिर वो लिख के अपने आप में विलेख की तौर बना, कोई डीड बनी, कोई डॉक्यूमेंट बनी, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स को पूरा हुआ, उससे कोई कन्वीनियंस बनी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, या एक से ज्यादा व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों पर कोई राइट ट्रांसफर हुआ, फिर उसमें सारे वो कानून जहां जहां उनकी आवश्यकता थी, जैसे जैसे कानूनों की, जैसे कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट का कंपिटेंसी पे, या रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन एक्ट पे, या स्टाम्प ड्यूटी के पेमेंट का स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से, वो सारा फुलफिल हुआ, और फिर वो डीड रजिस्टर हो गई। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले जब हम ड्राफ्टिंग के खाके को हमने पढ़ा तो पाया कि हमें बनानी कैसे है, कहानी सुननी है, कहानी को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में हर तरीके से लिखना है, जितनी कानूनी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करनी है। जैसे कोई कंपिटेंट नहीं है, मान लीजिए 3 भाई थे, 2 भाई तो मेजर थे, 1 माइनर था, अब माइनर का अगर कोई राइट बन रहा है तो प्रोटेक्ट कैसे हो रहा है, क्या कोई वहां गार्जियन एड लिटम अपॉइंट है, कोर्ट ने कर रखा है, या उसकी कोई नेचुरल गार्जियन जिंदा है, माँ जिंदा है, क्या उसने उसको प्रोटेक्ट किया है, उस खाने को आपने पूरा किया, फिर उसे एक नोमेनक्लेचर दिया उस डॉक्यूमेंट को कि वो होगा क्या, फैमिली सेटलमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, क्या है अपने आप में, और फिर उसको उसकी आवश्यकता के हिसाब से रजिस्टर कराया अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। चलिए अब किसी को अपनी कहानी या कोई सवाल पूछना हो बताइए, एनी क्वेरीज? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर जिससे कोर्ट फीस और स्टैम्प होती है, उस तरीके से एक वेलफेयर फंड भी होती है, उसका क्या रोल होता है? हाँ सर सेम क्वेश्चन, सर सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो पहली बात तो यह है कि वेलफेयर स्टैम्प का कानून से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। लेकिन जब कभी भी किसी भी एक्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना दिया आपने, या लीगल कोई भी एक्ट बनाया सरकार ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी क्लास विशेष के लिए, हमेशा ध्यान रखो जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करते हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको वो सारे गुण पूरे होने चाहिए। जैसे एडवोकेट अपने आप में क्लास है, एक श्रेणी है, एक कैटेगरी, तो उन्होंने, सरकार ने कहा कि भाई उनके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन का एक तरीका करो, बार काउंसिल क्रिएट कर दी, एक अथॉरिटी बना दी जो से पूरे हमारे हिंदुस्तान को चलाती है, फिर वैसे स्टेट के अंदर बार काउंसिल क्रिएट कर दी ताकि रजिस्ट्रेशन हो पाए, फिर बार एसोसिएशन आई कि उन वकीलों की कोई समस्या है, मान लीजिए 100 वकील हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, उनका एक संगठन खड़ा होगा, सोसाइटी एक्ट के हिसाब से उन्होंने रजिस्टर करा के बार एसोसिएशन बना दी। अब ये सारी चीजें बनने के बाद आवश्यकता महसूस हुई कि सरकार हर काम खुद नहीं कर सकती, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं आजकल सरकार गवर्नेंस के लिए है, भाई बिजनेस करने के लिए नहीं है, तो सरकार हर काम खुद तो कर नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा ऐसे में, सरकार क्या करती है, एक वाया मीडियम क्रिएट करती है, वहां पर वो वाया मीडियम कहीं ना कहीं जिन लोगों का भला करना होता है उन्हीं से उगाही करके उन्हें दे देते हैं, राइट। अब वकील साहब जाते हैं, वकील साहब के लिए एक फंड बनाना है सारे वकीलों के लिए, किसी की डेथ हो गई, कोई बीमार है, तो एक वेलफेयर फंड का क्रिएट करना था उन्हें, तो उन्होंने एक वेलफेयर फंड क्रिएट किया, उसमें पैसे कहां से आएंगे भाई, तो उसके लिए उन्होंने तरीका निकाला कि एक मुकदमा करने जाता आदमी लाखों रुपए की कोर्ट फीस भर देता है, वकील साहब को 25,000 फीस दे देता है, तो ऐसा करते हैं कि हर अटॉर्नी पे जो वकालतनामे के रूप में होती है, पहले उन्होंने 5 रुपए से शुरू की थी दुकान, अब 25 रुपए तो पहुंच गई, रूल अमेंड कर सकते हैं, वो उतने रुपए का टिकट लगाएगा, कौन देता है भाई, वो तो बेचारा क्लाइंट देता है,
वो 25 रुपए का टिकट सरकार के पास पैसे पहुंचते हैं और वो पैसे वापस घूम के वेलफेयर के लिए आ जाते हैं, वेलफेयर फंड के द्वारा वकील साहब के। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। और कोई सवाल? एनी अदर पर्सन जो सो ना रहा हो? सर मेरे को एक बार थोड़ा सा आप सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देंगे थोड़ा सा? सर ब्रीफ ओवरव्यू दे दीजिए। मैं उसका कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत लंबा है, समझाता हूँ। पहले तो हम ये समझते हैं जरूरत क्यों पड़ी उसकी, राइट? क्या है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के एप्लीकेबल होने से पहले दिक्कतें क्या थी? जब हिंदुस्तान गुलाम था तो हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम था, आप लोगों ने लीगल थ्योरी पढ़ी है? किसी ने लीगल थ्योरी आई है? किसी के यहाँ पढ़ाते हैं एमईटी लॉ वालों में लीगल थ्योरी? लीगल थ्योरी मतलब सर, मतलब लीगल थ्योरी का मतलब होता है एक ऐसी कहानियां पढ़ाना जहां हमारे लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि हिंदुस्तान में लीगल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। एक तो कानून होता है, कानून है लॉ, कैसे आप किसी चीज का हक या जिम्मेदारी तय करेंगे, दैट इज लॉ। लेकिन उसे तय कौन करेगा, दैट इज लीगल सिस्टम, कोर्ट, अदालत। तो जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था तो उससे पहले हमारे यहाँ वेरियस टाइप के सिस्टम थे। अंग्रेजों से पहले मुगल थे। मुगलों के टाइम में दो तरीके की मेन अदालतें हुआ करती थी, उन्हें कहते थे सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। निजामत और दीवानी, दीवानी तो मतलब समझ में आ रहा है, सिविल कहते हैं, जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा। निजामत मींस टू मेक द सिस्टम वर्किंग एज फार एज द क्रिमिनलिटी इज कंसर्न, निजाम चलाना। सर क्या बताया आपने? सदर, सर आपने क्या सदर बताया? दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। ठीक है, तो जहां पर क्रिमिनल, जिन केसेस को क्रिमिनल साइड में देखना होता था, किसी ने किसी को मार दिया, चक्कू मार दिया, पीट दिया, सर फोड़ दिया, वो सदर निजामत अदालत देखती थी। एक सदर दीवानी होती थी। सदर का मतलब एक आइडेंटिफाइड एरिया हुआ करता था जिसके हेड को सदर कहते थे। नोमेनक्लेचर है, जैसे आज के आप सिविल जज कहने लगते हो, डिस्ट्रिक्ट जज कहने लगते हो, उसी तरीके से सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें हुआ करती थी, राइट? उसके अलावा एक जगह एरिया होती थी मुफस्सिल, एक एरिया विशेष को कहते हैं मुफस्सिल अदालत होती थी। तो बहुत सारी तरीके की अदालतें थी जो अलग अलग तरीके से काम करती थी। तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, थोड़ी थोड़ी अपनी जगह क्रिएट की। तो उसमें उन्होंने जहां जहां अपने किले बना लिए, मोटे तौर पे आप फोर्ट्रेस बना लिए छोटे छोटे, जैसे उन्होंने सबसे पहले बंगाल में बनाया और मद्रास बनाया, बॉम्बे बनाया, जो मेट्रोस थे ना, वहां अपने छोटे छोटे किले बना लिए। तो वहां के लिए दो तरीके के कानून हो गए, एक जो उस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग थे उनके लिए, और एक जो उस टेरिटरी के बाहर रहने वाले लोग थे, नेटिव और बाहर के लोग। तो तीन तरीके के रादर कानून बनने लगे, एक वो जो प्योरली अंग्रेजों पर लागू होते थे, एक वो जो प्योरली हिंदुस्तानी पर लागू होते थे, तीसरे तरीके के वो जो इन दोनों के बीच में, मान लो एक अंग्रेज जो है हिंदुस्तानी से शादी कर ले, उससे कोई बच्चा हो जाए, या एक अंग्रेज जो है किसी हिंदुस्तानी से कोई एग्रीमेंट कर ले, उसको कैसे चलाओगे? तो जब ये कानून सारे बनने लगे तो अदालतों का स्वरूप बदलने लगा। बदलते 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 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, जब उन्हें अंग्रेजों को लगा हिंदुस्तान को भी अब आजाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो और जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का काफी कुछ नकल है, बहुत। उससे पहले उन्होंने उसमें फेडरल कोर्ट बनाई थी, हमने उसे सुप्रीम कोर्ट बना दिया। और जो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट वर्ड है ना, वो आज 19वीं शताब्दी से पहले उन्होंने लॉन्च की थी अंग्रेजों ने। और सुप्रीम का मतलब उस वक्त एक एरिया के लिए सुप्रीम होती थी। बंगाल में भी एक सुप्रीम कोर्ट होती थी, मद्रास में भी एक सुप्रीम कोर्ट थी। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, उसका मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं था। ठीक है, तो वो अब जो आपका सवाल था उसे दोबारा रिपीट करो, तो मैं इससे रिपीट कर जोड़ूंगा। सवाल दोबारा रिपीट करो। सर मैंने सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट पूछा था। यस, अब वापस चले जाओ। तो अब हो क्या रहा था कि इन रजिस्ट्रेशन एक्ट आने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट होते थे उनके लिए चूंकि ये नहीं पता था कि किसके रजिस्ट्रेशन को होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन होता क्या, वी नीड टू नो दैट। रजिस्ट्रेशन इज नथिंग बट ए पब्लिक नोटिस दैट समथिंग हैज बीन डन। बहुत टेक्निकल चीज नहीं। प्रिजम्पशन है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर है तो मान के चलेंगे कि सारी दुनिया को खबर है कि भैया ये काम हुआ है। एक आदमी ए ने अपने प्रॉपर्टी को बी को बेच दिया और सेल डीड कर दिया, और उसके बेटों को उसने नहीं बताया। ठीक है, जनरल लॉ क्या है कि वो मरेगा तो बेटों को मिलेगी। बेटे बाद में आ गए, अरे भैया हमारे बाप ने तो हमें तो बताया नहीं, सक्सेस बाप मर गया, अब तो हमें दे दो प्रॉपर्टी। तो ये जो डिस्प्यूट थे कि हर कॉन्ट्रैक्ट को
हर इंटरेस्टेड पार्टी को बताना पड़ता था। समझ में आ रहा है? एक बाप ने प्रॉपर्टी बेच दी किसी तीसरे आदमी को, एक संविदा है और उसमें इंटरेस्टेड पर्सन कौन है? अगर वो बाप मर गया तो किसको आएगा? बेटों को आएगी या बीवी को आएगी या बच्चों को आएगी, जैसा भी लॉ एप्लीकेबल हो। तो हर उस व्यक्ति को बताना आवश्यक होता था या उस व्यक्ति का विटनेस होना आवश्यक था, उसकी जानकारी में होना आवश्यक होता था। वरना क्या होता था कि वो आदमी आके इसी बात पे चैलेंज करता था। यही फ्रॉड ही चलते रहते हैं कि भैया ये मुझे तो पता ही नहीं था, कब करवा ली, होनी थी या नहीं होनी थी। उस क्लोज से बाहर लाने के लिए एक जनरल कंसेप्ट डेवलप किया गया कि जो डॉक्यूमेंट इस तरीके के हैं, उन्होंने एक सीरीज बनाई, सेल डीड बना दी, मॉर्गेज डीड बना दी, गिफ्ट डीड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी बना दी। वो उन्होंने एक अपनी सोच समझ से, ये नहीं कि वो कोई भगवान नहीं थे, ये नहीं कि वो जो कुछ उन्होंने डाल दिया बिल्कुल ठीक ही है, गलत है। वो सिर्फ एक लेजिस्लेचर का तरीका था कि ये चीजें जरूरी हैं, इनको भैया यहाँ सेक्शन 17 में उठाकर डाल दो कि अगर भैया इनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और एक बार रजिस्टर हो गया तो दूसरा आके कोई ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। राइट? सो रजिस्ट्रेशन एक्ट डज नथिंग एक्सेप्ट दैट मेकिंग समथिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेबल टू अवॉइड any instance of so called absence of notice to the interested party. आया समझ में? अब कोई आदमी आके ये नहीं कह सकता मेरे बाप की संपत्ति थी, सब फलाने ने लिखवा ली। ये माना जाएगा बाप ने लिख दी, रजिस्टर्ड सेल डीड है, प्रिजम्पशन उसके फेवर में है कि हाँ ये हुआ होगा। अब जो व्यक्ति उसे चैलेंज करने जाएगा उसको साबित करना पड़ेगा कि बाप से धोखे से लिखवा ली थी, या बाप पागल था, पढ़ लिख नहीं सकता था। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर गुस्सा मत करिएगा, तो सर फिर विल में भी तो यही लिखा जाता है सर कि उसमें किस को दिया जाएगा सर। ना गुस्सा करो। हाँ ना, आप मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, फिर इसका मतलब सर मैं सुन रहा था सर, आपने कहा ना रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि लिखा नहीं था, रजिस्टर्ड था। हाँ। तो कोई वो ना हो पाए। तो सर विल में भी तो ये लिखते हैं सर। यस, उससे पहले मैंने एक लाइन और भी बोली थी ना, मैंने ये बोली थी कि जो लेजिस्लेचर की समझ में आया, वो भी तो इंसान थी ना। जो क्यों, सुनो, वसीयत क्या है और सेल डीड में क्या फर्क है? पहली बात तो वसीयत में क्या कोई कंसिडरेशन होता है? नहीं। वसीयत कब एप्लीकेबल होती है? रोज वसीयत बनाओ, रोज फाड़ू। आज मैं कालू सिंह को दूंगा, मन करके हट फाड़ के, कल को रमेश को दूंगा, फट फाड़। सेल डीड के साथ ऐसा कर सकते हो? पैसे लेके मारेगा सामने वाला, है पैसे ले लिए भैया घर दे मेरे, आगे सुन में। सो बेसिकली जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहां कहीं ना कहीं इंटरसी पार्टीज का राइट क्रिएशन उसी क्षण विशेष हो जाता है। ठीक? लेकिन विल में थोड़ी होता है। मैं मरने से पहले 50 वसीयत कर सकता हूं, फाड़ के फेंक सकता हूं, लेकिन मैंने जैसे ही एक विल रजिस्टर करा ली और उसके बाद एक मेरी मैं मर गया और एक व्यक्ति और एक वसीयत लेके आ गया, देखो जी उसने बाद में ये वसीयत की थी, तो चूंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेबल नहीं है तो प्रश्न ये तो हो नहीं सकता कि नहीं कर सकता वो। लेकिन उसमें संदेह करने के लिए उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेबल नहीं थी लेकिन रजिस्टर करा के गया था ना, तो प्रैक्टिकली फेवर में प्रिजम्पशन उसके है जिसके पास रजिस्टर्ड है। अब इसे साबित करना पड़ेगा कि उसने दूसरी वसीयत की थी, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट की थी, उसका मन बदल गया था, उसने लिखा है इसके अंदर कि हाँ जी मैंने इससे पहले एक वसीयत कर रखी है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं मन बदल रहा हूं, मैं उसे कैंसिल कर, राइट? बट इट विल नॉट अप्लाई टू अदर डॉक्यूमेंट्स। गॉट द पॉइंट? अगला सवाल, और किसी का कोई संदेह, कोई सवाल? नहीं। चलिए, तो दो चीजें मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं। मोस्ट लाइकली वी विल बी आल्सो मीटिंग टुमारो, और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद 4 या 5 लोगों से ज्यादा को चेहरे दिखाई दें। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उन लोगों से जो मैंने पहले कहा ना 3 कारण हो सकते हैं, या तो लेक्चर बहुत बोरिंग हो, या व्यक्ति को ये लगता हो कि मुझे बहुत ज्ञान है तो मुझे आवश्यकता नहीं है, या मुझे सिर्फ ये है कि भाई मैं कहीं भी चूंकि मेंबर हो गया है, कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, हाँ मैंने कहीं ये लेक्चर अटेंड किया था, बात खत्म होगी। पहली अगर दूसरी है, अगर उसे बहुत ज्ञान है तो कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाकी की 2 हैं तो उस समस्या से बाहर आइए, और किसी चीज में आपने ज्वाइन किया तो कुछ समझने के लिए करिए, आपका फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। सो कल के लेक्चर में मोस्ट लाइकली इट विल हैपन, अगर दिल्ली में भूकंप ना आ गया तो हम डील करेंगे इन रेस्पेक्ट टू व्हाट, मोटा आइडिया दे रहा हूं आप लोग, हम लोग डील करेंगे। आज हमने बात की इंटरसी डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीज, अब हम बात करेंगे उस ड्राफ्टिंग की जो हम कोर्ट के सामने जब जाके अपने अधिकार की बात करेंगे, वो किसी डॉक्यूमेंट या डीड पे बेस हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति था, जैसे आपने कहा स्पेसिफिक इफेक्ट, एक व्यक्ति ने दूसरे से एग्रीमेंट किया था कि भैया मैं ये मकान बेचूंगा,
सामने लगा मैं खरीदूंगा, उन्हें 10,000 अब दे रहा हूँ, 50,000 बाद में दूंगा, उन्हें 10,000 मैंने पकड़ लिए, बाद में उसने 50,000 नहीं दिए तो ये मुकदमे में चला जाए, या उसने 50,000 दे दिए, इसने सेल डीड करने को राजी नहीं हुआ, ठीक, तो इस पैसिव परफॉर्मेंस का मुकदमा करने पहुंच गया। या एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनरशिप डीड करी, प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे लगाए, काम करने पहुंचे, काम चला और उस व्यक्ति ने उसके साथ कोई फ्रॉड कर लिया, या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की स्थिति आ गई, कोई मर गया, या एक व्यक्ति मरा, उसके 4 बच्चे हुए, चारों के बीच में फैमिली सेटलमेंट हुआ, उसको किसी ने माना नहीं, उसके लिए मुकदमा चला गया, या एक व्यक्ति मरा, 4 बच्चे हुए, चारों के बीच में प्रॉपर्टी बट रही है, पार्टीशन का सूट करने चला गया। तो विद डॉक्यूमेंट और विदाउट डॉक्यूमेंट, फॉर ए डीड और विदाउट ए डीड, व्हेन ए पर्सन रीचेस द कोर्ट फॉर गेटिंग ए रेमेडी, किसी उपचार के लिए जब वो जाएगा, किसी दस्तावेज के लिए, किसी आलेख के लिए, किसी विलेख के लिए, या किसी अधिकार के लिए, तो किस तरीके से अपनी बात कोर्ट के सामने रखेगा, क्या उसका तरीका होना चाहिए, उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसके जवाब में आएगा जो उसे क्या कहेंगे, जवाब के जवाब में आएगा उसे क्या कहेंगे, या कोई गवाही होगी तो उसे कैसे नोमेनक्लेट करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, क्या लिखना आवश्यक है, क्या हमें छोड़ देना चाहिए, वो सारी चीजें प्लीडिंग का पार्ट होंगी, वो हम कल डील करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई कष्ट, कोई सवाल? सर आप वो उस टाइम बता रहे थे ना कि हम एक राइट विल में दे सकते हैं क्या, जो हमारे पास अभी नहीं है। हाँ, तो सर आप उस बार रिपीट कर दोगे, वो ना मेरा इंटरनेट चला गया तो दो लाइन में समझिए कि वसीयत जो है, जो विल है, वो उसका मतलब है इच्छा, एक व्यक्ति की इच्छा ऐसी किसी चीज के रेस्पेक्ट में जो उसको आज अधिकार देता हो किसी को कुछ देने का, या आने वाले समय में उसे ऐसा कोई अधिकार मिलना हो जो कि वो अपने जाने के बाद किसी को देना चाहे। मेरे पास एक पेन है, मेरा मन किया, मैंने इसकी वसीयत कर दी कि ये 2 रुपए का पेन मैं फलाने सिंह को देना चाहता हूँ। मेरे पास ये फ्लैट है, मैं किसी को देना चाहता हूँ। मेरे पास गाड़ी है, मैं किसी को देना चाहता हूँ। ये एग्जिस्टिंग है। मैंने क्या कि भैया मैंने फलानी जगह अप्लाई किया है, डीडी का फ्लैट निकल सकता है। अगर मेरा फ्लैट निकल गया तो भैया वो राम सिंह को मिलना चाहिए। तो मिला नहीं, अभी मिल सकता है, और मिलने से पहले मैं मर गया तो वो राम सिंह को जाना चाहिए। ठीक है, सो ये है फ्यूचरिस्टिक राइट की वसीयत। डन? एनी अदर क्वेश्चन? सर बट क्या ये मतलब अगर हम इसको रूल अगेंस्ट परपेचुटी से वो करें, उसकी क्या होती है? परपेचुटीज जो सर हमेशा चलता रहे। जब सवाल आया है तो कुछ सोच के परपेचुअल सक्सेशन सर नहीं, परपेचुटी अलग है, परपेचुअल सक्सेशन अलग है। सर परपेचुटी बेसिकली समथिंग व्हिच इज लॉन्ग लिविंग। तो यहाँ लॉन्ग लिविंग है कहाँ? में रहेगी। उसने ये थोड़ी कहा है कि मैं मर जाऊं तो राम को मिले, राम भी मर जाए तो शाम को मिले, शाम भी मर जाए तो काले राम को मिले। परपेचुटी मींस व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए राइट विदाउट मेकिंग एनी स्टॉपेज टू इट। ये सिंपली सेड कि अगर मैं ना रहूं तो मेरा अधिकार फलाने को मिल जाए। परपेचुइटी का ऑब्जेक्शन वहां आता है जहां कोई व्यक्ति जिसको मिलने वाला है उसके अधिकार को ऑब्जेक्ट करता है कि भैया तू भी ये नहीं करेगा, तो भी ये करेगा कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी राम सिंह को मिलेगी, परंतु राम सिंह उसे बेच नहीं पाएगा। उसके बाद वो शाम अगर मर गया तो श्याम सिंह को जानी चाहिए, और श्याम सिंह भी उसे बेच नहीं पाएगा। अगर वो भी मर गया तो श्याम सिंह के बाद वो करण सिंह को जानी चाहिए। तो टू ट्राई टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी विदाउट एनी लिमिटेशन इज परपेचुइटी। यहाँ का परपेचुइटी है भाई? उसने कहा मैं मर जाऊं, मुझे अब मेरा प्रॉपर्टी मिले, राम सिंह को मिल जाए, खत्म। देयर इज नथिंग लाइक परपेचुइटी। वो ही इज नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल, ही इज ओनली ट्राइंग टू डिवॉल्व, मेक इट डिवॉल्व। दो चीजें होती हैं, किसी को देना और दूसरा किसी को देकर भी नियंत्रण रखना। सेकंड चीज होती है परपेचुइटी। नियंत्रण नहीं रख रहा वो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर मिले तो उसे दे दो। दो चीजें, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ समथिंग दैट there is a possibility of happening and if it so happens it should go to somebody। वो इतना कह रहा है कि so it is not a perpetuity, no objection or hindrance of perpetuity lies in this example। हाँ जी, और किसी को कोई कष्ट? राइट? ध्रुव, कैन यू हियर मी? रितिका जी? यस सर। हाँ, आप ही हैं क्या?
अच्छा जो भी है मुझे नहीं पता, आप लोग कोऑर्डिनेट करें। सो राघव सो सॉरी, वी हैव बीन मीटिंग फर्स्ट टाइम। सो ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। किसी को कोई सवाल है तो जो भी आप लोगों को अपना तरीका है, आप लोग अपने मेल पे मंगा सकते हैं, मुझसे अलग से पूछ सकते हैं मैं मेल के द्वारा। ठीक है, चलिए लेट अस क्लोज इट फॉर टुडे। टाटा बाय बाय। पढ़ना, मैंने आप लोगों को एक बड़ा बेसिक सवाल पूछा है, उस बेसिक सवाल का जवाब मैं शायद आपसे दोबारा पूछूंगा। सर एक चीज और संविधान और विधान का मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी, अगर पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट। किसमें सर आपने स्टार्टिंग में पूछा था ना संविधान और विधान। हाँ तो अभी नहीं, कल बताना कल। ठीक है सर, कल। चलिए आप कुछ कह रहे थे। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि सर मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी है कि सर जो हम लॉ में पढ़ते हैं और जो बाद में आप प्रैक्टिस वगैरह हम करते हैं, जो जब रियलिटी में जो होता है तो सर बहुत डिफरेंस होता है। मतलब आपने जैसे सर मैं एक चीज़ सर जैसे आपने विधान और संविधान में डिफरेंस पूछा, हम लोगों ने जो बताया वो हमने पढ़ा हुआ है सर। यस बिल्कुल सही है। सर और आपने बोल दिया वो गलत है। नहीं मैंने कभी नहीं कहा गलत है। तो आपने कहा तो सर गलत है। नहीं समझो, फर्क समझो। लाइन, एक अच्छा वकील और जज ना, एक आप मुझे नहीं पता आप लोग ओटीटी चैनल देखते नहीं, सर पीछे मैं एक सीरीज देख रहा था, उसमें एक बड़े अच्छे कलाकार है, वो इसको इस तरीके से बोलते हैं, देखो हर वकील के अंदर एक जज होता है और अच्छा वकील बनने के लिए उस जज को मारना पड़ता है। तो मुझे याद नहीं वो कलाकार को। तो यहाँ जब हम वकालत के सिनेरियो से देखते हैं तो हमें जज बनना बंद करना पड़ता है। हमने पढ़ा होता है लेकिन पढ़ के उसे समझा कितना, हर लाइन का एक कंटेक्स्ट होता है। जो आपने जितनी भी लाइनें बोली वो सारी लिखी हैं, लेकिन वो मेरा जवाब फिर भी नहीं है। राइट, ऐसा इसलिए भी होता है ना बिकॉज आपको चीजें पता चलता है कि आप एक एक वर्ड को किस एस्पेक्ट से देख सकते हो। जब तक आप उसे सिर्फ रीड कर रहे हो, यू डोंट नो कि इसके क्या क्या एंगल हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब कभी कोई हम पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, किताब एक बड़ी पूरी कहानी होती है। वो कहाँ से चलेगी, कैसे कोई चीज बनी, जैसे हम ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, क्यों बनी, क्या आवश्यकता थी, उसके क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या है। तो उसमें बहुत सारी, जैसे हम कोई जजमेंट भी पढ़े, पुराने जजमेंट को किसी को लेकर किसी ने जज ने रेफर कर दिया, उस रेफरेंस में 3-4 बातें आएंगी, कुछ ऐसी लगेंगी और बड़ी सही है, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, और वो उनको मानता भी चला जाता, बाद में कहता नहीं भाई ऐसे नहीं। सो प्रश्न यहाँ पर यह है कि हमें सबसे पहले बेसिक चीज ढूंढनी चाहिए। पढ़ा जो कुछ आपने कहा गलत, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप लोग गलत कह रहे हो, मैंने कहा ये मेरा जवाब नहीं है। दोनों बातों में फर्क होता है। आपको अगर कहीं पे किसी बात को एक लाइन में समझाना है और कहीं आपको एक पेज लिखने के लिए मिल गया, तो एक पेज में हो सकता है आपने वो लाइन भी लिखी हो, लेकिन जब आपसे लाइन पूछी है तो आपको लाइन पे रहना है, क्योंकि वो सबसे पहली शुरुआत है। हम अगर पूछें कि रामायण किसकी कहानी है, तो दशरथ की भी है, वो सीता की भी है, लवकुश की भी है, लेकिन सबसे पहला जवाब वो राम की कहानी। रामायण राम की वजह से है, राम का कैरेक्टर हटा दो, सब रखे रहो, रामायण बचेगी। सो आंसर शुड बी वन पॉइंटर कि राम कहां है। ये जरूरी है दशरथ उनके पुत्र थे, उनके वो 4 भाई भी थे, वो वनवास भी गए थे, रावण भी मारा, सब। रावण मरे ना मरे, मेघनाथ आए ना आए, सुफनका आए ना आए, शायद राम फिर भी रहेगा, रामायण का स्वरूप बदल सकता है, क्लाइमेक्स बदल सकता है, लेकिन राम हटा दिया, रामायण गई। ऐसे तो लक्ष्मण को हटा दिया तो रामायण बनी ही नहीं फिर कभी। दैट कैन बी अ पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट। हम उतनी स्टेज तक नहीं जा रहे, तो क्यों नहीं बनी भाई, राम अकेला जा सकता है, कोई दूसरा लोग आके हनुमान की तरह कोई और आके कैरेक्टर्स बिठा देते हेल्प करने के लिए कि जब मैं भाई बन गया, विभीषण को तीर पकड़ा देते, वो दैट इज नॉट ए पॉइंट, दैट वो भी ए ब्लर आर्गुमेंट। मैं सिंपली कह रहा हूं कि बीइंग अ लॉयर और बीइंग ए जज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर द पॉइंट लाइज। ठीक है, चलिए आज के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। और जिसे भी कंक्लूड करना है आप लोग कंक्लूड करें, मुझे नहीं पता कौन करेगा। सो वी विल मीट टुमारो एंड वी सी द प्रैक्टिकलिटी, जो ड्राफ्टिंग का जो हम कोर्ट में खड़े होकर हम क्या क्या बनाएंगे, उनके क्या पहलू हैं, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, जुडिक्शन क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, कौन कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ उसको लिखना है, समझना है, कैसे लिखना है, वेरिफिकेशन क्या होता है, अटेस्टेशन क्या होता है, एफिडेविट चाहिए नहीं चाहिए, सपोर्टिंग एफिडेविट कहाँ होता है, वो सारी चीजें हम कल डील करेंगे। राइट, okay, so good night to all. Thank you sir for the lecture. Thank you sir. Welcome, bye bye. Thank you sir.
Soumya. Hello. Soumya, are you there?